चैप्टर 81 तारासार। यह क्या है? अभी क्या हुआ? भयावह ज्वालामुखी राक्षस पीड़ा में क्यों रोया? तीनों मार्शल योद्धा भ्रमित थे। वे ज्वालामुखी सैलामेंडर को घूर रहे थे, जो स्तब्ध चेहरों के साथ दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरे ज्वालामुखी सैलामेंडर ने भी आश्चर्य से अपने साथी को देखा। भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम अंतरिक्ष में क्यों घूर रहे हो? हमला विलाप करते ज्वालामुखी सैलामेंडर के पीछे से अचानक एक आवाज आई। जब तीनों मार्शल योद्धाओं ने यह आवाज सुनी तो वे बहुत खुश हुए। इसने ज्वालामुखी सैलामेंडर के चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति की व्याख्या की। सुदृढ़ीकरण यहाँ थे। ज्वालामुखी सैलामेंडर का विशाल शरीर प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था, इसलिए वे आर्यन शर्मा की आकृति नहीं देख सके। हालांकि इससे उन्हें प्रतिक्रिया करने से नहीं रोका जा सका। उन्होंने शीघ्रता से अपनी युद्ध तकनीक का प्रयोग किया और मिलकर दूसरे ज्वालामुखी सैलामेंडर पर हमला कर दिया। प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले ज्वालामुखी सैलामेंडर ने अपने शरीर को मोड़ दिया, जैसे कि वह किसी चीज से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। आपकी आत्मा काफी मजबूत है। आर्यन शर्मा ने अपने हाथ में एक तेज बर्फ की कील पकड़ी और उसे ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर में बुरी तरह से घोंप दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज्वालामुखी सैलामेंडर इतनी हिंसक तरीके से संघर्ष कर सकेगा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वह उछलकर ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर पर जा गिरा। उसने अपने नीचे खड़े तारे जैसे जानवर पर अपनी मुट्ठी पटक दी। प्रेत बर्फ मुट्ठी। छींटाक्षी। उसकी मुट्ठी पर हड्डियों को चीर देने वाली ठंड एक तेज बर्फ की कील की तरह महसूस हुई। इसने ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर पर लगे स्केल कवच को तोड़ दिया और सीधे शरीर में प्रवेश कर गया। चीख! ज्वालामुखी सैलामेंडर पीड़ा से चिल्लाया और भी अधिक उन्मत्त होकर संघर्ष करने लगा। आर्यन शर्मा को फेंकने का प्रयास करते समय उसने अपना शरीर घुमाया। उसने अपने मुंह से मैग्मा के गोले बाहर निकाले और गुफा के चारों ओर छटपटाया। लेकिन यह आर्यन शर्मा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका। इसके सभी हमले इसके चारों ओर की चट्टानों की दीवारों पर हुए। बूम बूम बूम। बड़ी चट्टानें लुढ़क गईं। पूरी गुफा हिल रही थी। जब तीनों मार्शल योद्धाओं ने इस आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति को देखा तो उनके भाव बदल गए। वे गिरते पत्थरों से बच निकले और अपने सामने ज्वालामुखी सैलामेंडर पर अपना हमला बढ़ा दिया। आर्यन शर्मा ज्वालामुखी सैलामेंडर की पीठ पर खड़ा था। वह बाढ़ में डूबी नाव की तरह था, जो इधर-उधर उछल-कूद कर रही थी। उसने ज्वालामुखी सैलामेंडर के सिर पर लगे सींग को कसकर पकड़ लिया ताकि वह पीठ पर बना रहे। उसका दूसरा हाथ भी निष्क्रिय नहीं था। उसने उसे स्टार बीस्ट के शरीर में धकेल दिया और उसका दिल पकड़ लिया। छींटे! जोर से दबाने पर वह मुलायम अंग तरबूज की तरह कुचल गया। फिर सैलामेंडर का शरीर जम गया और उसने अपनी सारी ताकत खो दी। बूम! आर्यन शर्मा ज्वालामुखी सैलामेंडर के शरीर से नीचे कूद गया और विशाल लाश को जमीन पर गिरने दिया। एक जोरदार धमाके ने श्रोताओं को हिलाकर रख दिया। उसने इसे मार डाला था। आर्यन शर्मा ने राहत की सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, स्टार जानवरों से निपटना आसान नहीं था। यदि वह अपने बर्फ तत्व पर भरोसा नहीं करता, जो अग्नि तत्व पर प्राकृतिक लाभ रखता था, तथा अपने गुप्त हमले पर भरोसा नहीं करता, तो शायद वह उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाता। उसने अपने विशेषता पैनल को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराया। रिक्त विशेषता 27। वह युद्ध मूल्यांकन में उत्परिवर्तित जानवरों को मारकर रिक्त विशेषताओं के 81 अंक अर्जित करने में कामयाब रहा था। अब केवल 27 अंक बचे थे। सबसे पहले उन्होंने रिक्त विशेषताओं का उपयोग उन विशेषताओं पर करने की योजना बनाई जिन्हें अर्जित करना कठिन था, जैसे आत्मा, ज्ञानोदय या आध्यात्मिक दृष्टि। लेकिन ज्वालामुखी सैलामेंडर को हराने के लिए उन्हें अपने बर्फ बल में 54 रिक्त विशेषताएं डालनी पड़ी, जिससे यह सीधे 16 से 70 अंक तक कूद सके। 0/100 एक सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा।
अब उसकी बर्फ सेना उसकी अग्नि सेना से बहुत बड़े अंतर से आगे निकल गई। उसे उम्मीद थी कि हत्या से उसे कुछ लाभ होगा। उसकी नजर ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश पर पड़ी। अग्निशमन बल 3, ताकत 15। जब उसने फायर फोर्स 3 देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बुरा नहीं। उन्हें उठाने के बाद उसने 3 मार्शल योद्धाओं के युद्ध चक्र को देखा। तीनों ने एक साथ काम किया जबकि ज्वालामुखी सैलामेंडर अकेले लड़ा। यह पीछे हटता रहा, लेकिन बहुत जल्द ही इसका विनाश हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल शरीर ढह गया, जिससे धूल का बादल उठने लगा। तीनों ने राहत की सांस ली। वे पलटे और ज्वालामुखी सैलामेंडर को देखा जिसे आर्यन शर्मा ने पहले ही मार डाला था। वे दंग रह गए। यह तो बहुत तेज था। फिर उनकी नजर आर्यन शर्मा पर पड़ी। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह क्या था? यह हाई स्कूल का छात्र कहां से आया? सुदृढ़ीकरण कहां थे? क्या आप परीक्षार्थी हैं? जी क्वान ने सदमे में पूछा। क्या तुमने स्टार जानवर को मार डाला? सही बात है। आर्यन शर्मा वहां गया और ज्वालामुखी सैलामेंडर को देखने का नाटक किया। हालांकि वह वास्तव में गिराए गए विशेषता बुलबुले को उठा रहा था। लकड़ी बल 1, अग्निशमन बल 2। ये दोनों ही वे थे जिन्हें पहले हटा दिया गया था। लकड़ी बल 1, जल बल 1, अग्निशमन बल 1, पृथ्वी बल 2। जल बल 1, जल बल 1, अग्निशमन बल 1, लकड़ी बल 1। ये विशेषता बुलबुले तब गिराए गए जब 3 मार्शल योद्धा ज्वालामुखी सैलामेंडर के साथ गर्मागर्म लड़ाई में थे। आर्यन शर्मा खुशी से लगभग हंस पड़ा। इसमें बल के बहुत सारे गुण थे। लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी सभी 4 तत्व मौजूद थे। 4 में से उसके पास पहले 2 तत्व नहीं थे। अब उनके विशेषता पैनल पर बल के 6 अलग अलग तत्व थे। वे आग, बर्फ, लकड़ी, पृथ्वी, पानी और जहर थे। उसने सोचा कि क्या वह सभी विशेषताओं को इकट्ठा करने और अपने सपने को साकार करने के बाद अराजकता नाग को बुलाने में सक्षम होगा। तुमने सचमुच इसे मार डाला। आप एक मार्शल योद्धा हैं। उन तीनों ने अविश्वास से आर्यन शर्मा की ओर देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन शर्मा उन्हें जवाब देने में बहुत आलसी था। वह गुफा के बीच में गड्ढे के किनारे तक चला गया और नीचे देखा। क्या आप सबने यहां कोई महिला देखी है? महिला? नहीं, तीनों मार्शल योद्धा अभी भी सदमे में थे। जब उन्होंने आर्यन शर्मा का प्रश्न सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। शायद वह नीचे नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। अपने व्यक्तित्व के आधार पर वह अपनी क्षमता को अधिक नहीं आंकेगी। आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा। तो ज्वालामुखी फट नहीं रहा था। क्या ये 2 सितारा जानवर शरारत करने के लिए तैयार थे? उसने 2 सितारा जानवरों की ओर इशारा किया और पूछा। यह सही है। इस विलुप्त ज्वालामुखी में पुनर्जीवित होने का कोई संकेत नहीं दिखता। इन 2 तारा जानवरों ने संभवतः इस ज्वालामुखी के तल पर अग्नि बल को उत्तेजित कर दिया, जिससे जमीन हिल गई। बेशक अगर हमने समय रहते तारा जानवरों को नहीं रोका होता तो अभी भी संभावना थी कि ज्वालामुखी फट गया होता, जी क्वान ने समझाया। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। चूंकि उसे नलिन चौहान नहीं मिला, इसलिए वह जाना चाहता था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। रुको, जी क्वान चिल्लाया। हुँ? क्या बात है? आर्यन शर्मा अनजाने में रुक गया। आप ही थे जिन्होंने इस ज्वालामुखी सैलामेंडर को मारा था। इसके शरीर की त्वचा और सींग हथियार बनाने के लिए अच्छी सामग्री हैं। वे काफी महंगे हैं। यहां तक कि यह भी संभावना है कि इसके शरीर में अग्नि तत्व ताराकोर मौजूद हो। यदि ऐसा हुआ तो कीमत बढ़ जाएगी। मार्शल योद्धाओं के बीच नियमों के अनुसार यह आपका है, जी क्वान ने कहा। भले ही मैंने इसे अपने वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान मार डाला हो, आर्यन शर्मा को यह नियम पता था।
वह यह भी जानता था कि स्टार जानवरों की कीमत उत्परिवर्तित जानवरों की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन वह अपने वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के बीच में था, इसलिए उसने अनिच्छा से इसे छोड़ने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीक्वान इसे अपने दम पर उठाएंगे। स्टार बीस्ट परीक्षा का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो हम तीनों शायद अब तक मर चुके होते। एक सितारा जानवर ज्यादा नहीं है। जीक्वान मुस्कुराए और जवाब दिया। अन्य दो मार्शल योद्धाओं ने सिर हिलाया। वे उसकी बातों से सहमत थे। इसके अलावा एक बात थी जो उन्होंने जोर से नहीं कही। उनके सामने खड़ा युवक एक परीक्षार्थी था। वह इतनी कम उम्र में ही मार्शल योद्धा बन गए। उसके सामने एक उज्ज्वल और आशाजनक भविष्य था। अपने अच्छे प्रभाव के बदले में स्टार बीस्ट का उपयोग करने से कोई हानि नहीं हुई, केवल लाभ हुआ। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा और ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश पर अपने हाथ में युद्ध की तलवार घोंप दी। उसने अपनी तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया और धक्कों और गड्ढों से भरी एक लाल रंग की गोल वस्तु बाहर निकली। तारासार। तीनों मार्शल योद्धा तुरंत अचंभित रह गए। क्या वह इतना भाग्यशाली था? यद्यपि इस बात की संभावना थी कि अंदर एक ताराकोर होगा, लेकिन इसकी संभावना अधिक नहीं थी। कभी कभी वे 10 से अधिक स्टार जानवरों को मारने के बाद भी एक तारासार नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन आर्यन शर्मा को देखो। उसने एक स्टार जानवर को मार डाला और एक तारासार प्राप्त किया। यह संभावना नृशंस थी। चैप्टर 82 छीनो। जब 3 मार्शल योद्धाओं ने आर्यन शर्मा को इस ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश से एक तारासार खोदते देखा तो वे चकित रह गए। वे जल्दी से उस व्यक्ति के पास गए जिसे उन्होंने मारा था और उसका पेट काट दिया। कुछ भी नहीं था। उन्होंने काफी देर तक खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या भाग्यशाली और बदकिस्मत व्यक्ति के बीच यही अंतर था? आर्यन शर्मा ने तीनों को देखा और अचानक महसूस किया कि उनके चेहरे थोड़े काले थे। जीक्वान ने गहरी सांस ली और आर्यन शर्मा के हाथों में तारासार को देखा। वह थोड़ा ईर्ष्यालु था और बोला, आर्यन शर्मा, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। केवल 2 स्टार जानवर हैं और उनमें से एक में वास्तव में एक तारासार था। तुमने तो उसे भी मार डाला जिसके पास यह था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिक सुंदर हूं, आर्यन शर्मा ने सहजता से उत्तर दिया। 3 मार्शल योद्धा। हमें खेद है कि हम बदसूरत हैं। तीनों मार्शल योद्धाओं को ऐसा महसूस हुआ मानो घोड़ों की भीड़ ने उनके दिलों पर धावा बोल दिया हो और उनकी छोटी कमजोर आत्माओं को रौंद दिया हो। ऐसा लगता है कि आपने पहले ही समस्या का समाधान कर लिया है। इसी समय गुफा के प्रवेश द्वार से एक आवाज आई। अगले ही पल एक बहादुर दिखने वाला आदमी बाहर चला गया। आर्यन शर्मा ने पलटकर उस आदमी की नजर देखी। एक शक्तिशाली आभा उसकी ओर बढ़ी, जिससे वह अचंभित रह गया। कैसी भयानक आभा है! यह व्यक्ति कौन है? जैसे ही यह विचार आर्यन शर्मा के मन में आया, तीनों मार्शल योद्धा तुरंत आगे दौड़े और सम्मान में झुक गए। राज्यपाल, राज्यपाल। जब आर्यन शर्मा ने यह संबोधन सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसके पूरे चेहरे पर एक स्तब्ध भाव लिखा हुआ था। पूरे समुद्रंगर में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे इस पते का उपयोग करने का अधिकार था। समुद्रंगर के गवर्नर। पूरे समुद्रंगर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। यदि निदेशक वह एक टाइकून था तो समुद्रंगर का गवर्नर टाइकून के बीच टाइकून था। आर्यन शर्मा 2 बार जीवित रहे थे। यदि उसने अपनी मूल स्थिति और पहचान के आधार पर दूसरी बार मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया होता तो वह इस स्तर पर किसी से कभी नहीं मिल पाता। हालांकि वह अब उससे मिला और वह व्यक्ति उसकी आंखों के ठीक सामने था। मैंने वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान आपका प्रदर्शन देखा है। बुरा नहीं है, गवर्नर जनार्दन ने अचानक आर्यन शर्मा से बात की। आर्यन शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उसकी तारीफ करेगा। उसका दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से विनम्र स्वर में उत्तर दिया,
तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। गवर्नर जनार्दन ने सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और 3 मार्शल योद्धाओं की ओर देखने लगा। आपने समय रहते इन 2 तारा जानवरों को मार डाला और ज्वालामुखी को फटने से रोक दिया। आपको पुण्य प्राप्त होगा। तीनों मार्शल योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, गुफा के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। निर्देशक हे फणींद्र त्रिवेदी और कनक हर्षवर्धन आ चुके थे। सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। हालांकि कई मौतें हुई हैं, निदेशक वह गवर्नर जनार्दन के पास चले गए और उनसे फुसफुसाए। गवर्नर जनार्दन ने भावशून्यता से सिर हिलाया। निर्देशक उन्हें तुरंत दबाव महसूस हुआ। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें भर गईं। वह थोड़ा नीचे झुका और अपनी आंखों के कोने से आर्यन शर्मा और 2 सितारा जानवरों की लाशें देखीं। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। जी क्वान, तुमने इन 2 सितारा जानवरों को मार डाला? निर्देशक उसने अचानक 3 मार्शल योद्धाओं से पूछा। जी क्वान ने कटुतापूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। गवर्नर, निदेशक उन्होंने कहा, हमने 2 स्टार जानवरों में से केवल एक को मारा है। दूसरे स्टार जानवर को आर्यन शर्मा ने यहीं मार डाला था। उनकी मदद के बिना हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हर कोई चौंक गया। उनकी निगाहें तुरंत आर्यन शर्मा पर पड़ी, जो अनियोजित एक स्वर में बगल में खड़ा था। निदेशक, उन्होंने कुछ हद तक इस स्थिति की भविष्यवाणी की थी। उसे 3 मार्शल योद्धाओं की क्षमताओं की स्पष्ट समझ थी, इसलिए वह जानता था कि उनके लिए एक साथ 2 स्टार जानवरों से निपटना मुश्किल था। इतने कम समय में उन्हें मारना तो दूर की बात थी। इस प्रकार इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि किसी ने उनकी मदद की हो। इस छोटे से युवक आर्यन शर्मा के अलावा, जिसने अपनी असली क्षमताओं को छुपाया था, वह किसी और के बारे में नहीं सोच सका। हालांकि वह तब भी आश्चर्यचकित और संदिग्ध था जब उसने सुना कि आर्यन शर्मा ने अकेले ही एक स्टार जानवर को मार डाला था। वह अकेला नहीं था। यहाँ तक कि फणींद्र त्रिवेदी और कनक हर्षवर्धन, जो पहले से ही जानते थे कि आर्यन शर्मा एक मार्शल योद्धा था, को भी यह आश्चर्यजनक लगा। उनकी उम्र में मार्शल योद्धा बनना काफी प्रभावशाली था। यदि उसके पास अकेले एक स्टार जानवर को मारने की युद्ध क्षमता भी थी, तो यह व्यक्ति अवश्य ही एक राक्षस होगा। बेलियन मार्शल हाउस और लेटिंग मार्शल हाउस के 2 सिद्धांत भी अविश्वास में थे। उन्होंने 3 मार्शल योद्धाओं को घूरकर देखा और पूछा, क्या आपको यकीन है कि इस व्यक्ति ने अकेले ही स्टार जानवर को मार डाला? क्या तुम्हें यकीन है? गवर्नर जनार्दन ने भौहें सिकोड़ी और उनसे भी पूछताछ की। मार्शल योद्धा, और वह एक स्टार जानवर को मारने में सक्षम था। क्या परीक्षार्थियों के इस समूह में सचमुच कोई अद्भुत और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था? जी क्वान, आपको अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत है। अपने हित से समझौता मत करो, निदेशक उन्होंने उन्हें याद दिलाया। यद्यपि वह चाहता था कि आर्यन शर्मा शानदार प्रदर्शन कर सके और गवर्नर जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन वह नहीं चाहता था कि तीनों सैन्य योद्धा उनसे झूठ बोलें। जी क्वान ने कड़वी मुस्कान दी और जवाब दिया, गवर्नर जनार्दन, निदेशक है, हम इस बारे में आपसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? यदि आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो आप ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश पर लगे घाव को देख सकते हैं। इसकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई थी, इसलिए बल के निशान अभी भी बचे रहने चाहिए। इस पर जो बल है वह हमसे भिन्न है। गवर्नर जनार्दन और अन्य नेता लाश के पास आए। उन्होंने घाव को देखा और महसूस किया। जल्द ही उन्होंने अपना निर्णय दे दिया। वास्तव में केवल एक ही शक्ति है, लेकिन यह बल बर्फ बल। अगले ही क्षण आर्यन शर्मा को अपने शरीर पर कई शक्तिशाली मालिकों की तीव्र निगाहें गिरती हुई महसूस हुई। एक असहज भावना ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और वह कांप उठा। बर्फ बल 5 मुख्य तत्व बलों धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के बाहर एक विशेष उत्परिवर्तित बल था।
संक्षेप में ये 5 मूल बल अधिक सामान्य रूप से देखे गए, जबकि अन्य उत्परिवर्तित बलों को ढूंढना कठिन था। ये उत्परिवर्तित बल शक्तिशाली थे और वे विशेष प्रभावों के साथ भी आए थे। उत्परिवर्तित शक्ति रखने की क्षमता उनकी प्रतिभा का संकेत थी। अन्य लोग केवल ईर्ष्यालु हो सकते हैं। गवर्नर जनार्दन अचानक हंस पड़े। उसने आर्यन शर्मा के कंधे को जोर से थपथपाया और कहा, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। इस वर्ष हमारा समुद्रनगर निश्चित रूप से चमकेगा। आइए देखें कि कौन हमें नीची नजर से देखने का साहस करता है। अन्य नेता भी बहुत खुश थे। सभी ने अपनी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। राज्यपाल सही हैं। समुद्रनगर निश्चित रूप से इस वर्ष अपनी छाप छोड़ेगा। यह सही है। हम अन्य बड़े प्रांतों को दिखाएंगे कि तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में हमारा समुद्रनगर भी एक महत्वपूर्ण शहर है। हम उनसे नहीं हारेंगे। अच्छा लड़का, क्या तुम मेरे लीटिंग मार्शल हाउस में शामिल होने में रुचि रखते हो? आप कोई भी अनुरोध कर सकते हैं। जियांग होंग, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? आर्यन शर्मा, तुम मेरे बेलियन मार्शल हाउस क्यों नहीं आते? लीटिंग मार्शल हाउस आपको जो कुछ भी दे सकता है, हम आपको उससे भी अधिक दे सकते हैं। तुम दोनों कमीने। आर्यन शर्मा मेरे शक्तिपीठ मार्शल हाउस का सदस्य है। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो और मेरे सामने ही मेरे आदमी को कैसे छीन सकती हो? फणींद्र त्रिवेदी गुस्से में इधर उधर कूद रहा था। ये दोनों लोग बहुत बेशर्म थे। वे इतने स्पष्टवादी कैसे हो सकते हैं? क्या वे उसे नीची नजर से देख रहे थे? मैंने अपने आदमियों से जांच करने को कहा है। आर्यन शर्मा, आपके शक्तिपीठ मार्शल हाउस में सिर्फ एक मार्शल शिष्य छात्र है। वह कोई आधिकारिक मार्शल योद्धा सदस्य नहीं है। उसे चुनने का अधिकार है, गु हेफेई ने उपहास किया। यह सही है। वह उस व्यक्ति को चुन सकता है जो उसे सबसे अधिक लाभ देता है। यह बिल्कुल सामान्य है। जियांग होंग ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार की और शांति से कहा, ओह मेरे गुस्से, क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो? आओ आओ आओ। चैप्टर 83। महिला जितनी सुंदर थी, वह उतनी ही खतरनाक थी। तीनों प्रिंसिपलों के बीच लड़ाई आसन्न लग रही थी। सभी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। यहां तक कि गवर्नर जनार्दन को भी सिर में चोट महसूस हुई। ठीक है, आप सभी लगभग 40 वर्ष के हैं। तुम अब भी बच्चों की तरह खिलौना छीनने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या आपको यह शर्मनाक नहीं लगता? केवल गवर्नर जनार्दन ही उन्हें फटकार लगाने में सक्षम थे। तीनों प्रिंसिपल एक साथ चुप हो गए। हालांकि वे एक दूसरे को घूरते रहे। इस मामले को सुलझाने के लिए वापस जाने के बाद वे शायद लड़ेंगे। आर्यन शर्मा शुरू से ही अचंभित थे। मेरी राय पूछे बिना तुम मुझे क्यों छीन रहे हो? बेशक उसका मकसद पूरा हो गया। उन्होंने एक मार्शल योद्धा की क्षमता प्रदर्शित की थी और प्रभाव अनुमान से कहीं बेहतर था। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने डायरेक्टर हे की ओर आंख मारी। निर्देशक वह कठोर और धर्मी बने रहे, मानो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। यह भी एक नाटक राजा था। इर्म, उसने भी क्यों कहा? चूंकि यह समस्या हल हो गई है, तो चलिए पहाड़ से नीचे चलते हैं। हमें परीक्षार्थियों माता पिता को यह बताना होगा कि इस बार मार्शल आर्ट परीक्षा के दौरान क्या हुआ। गवर्नर जनार्दन का स्वर थोड़ा भारी था। निर्देशक, उनकी अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में वह शायद ही दोष से बच सके। सौभाग्यवश इस वर्ष उनके जीवन रक्षक आर्यन शर्मा भी मौजूद थे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह अपना पद बरकरार नहीं रख पाएंगे। जहां तक उनकी पदोन्नति का सवाल है, तो शायद अब इसकी कोई संभावना नहीं थी। निर्देशक, जब वह इन सब के बारे में सोच रहा था तो उसका मूड अच्छा नहीं था। सभी लोग पहाड़ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आर्यन शर्मा, स्टार जानवर के शरीर पर अन्य सामग्रियों से निपटना काफी परेशानी भरा है। यदि आप हम पर भरोसा करते हैं तो हम उनकी देखभाल करने और उन्हें आपके लिए बेचने में आपकी मदद कर सकते हैं।
उसके बाद हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आप क्या सोचते हैं? जी क्वान ने पूछा। नेताओं के रवैये को देखकर वे तीनों आर्यन शर्मा के प्रति और भी अधिक उत्साही हो गए। जैसा कि अपेक्षित था, इस व्यक्ति में बहुत बड़ी क्षमता थी। वे इसे आसानी से कर सकते थे, तो क्यों नहीं? हम चाटुकार हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम मार्शल योद्धा हैं। क्या हम उस तरह के व्यक्ति हैं? ठीक है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। उन्होंने उनकी मदद को अस्वीकार नहीं किया। इससे उसे सामान बेचने के लिए चैनल ढूंढने के प्रयास से छुटकारा मिल जाएगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि तीन मार्शल योद्धा छोटी छोटी चालें खेलेंगे। तारासार पहले से ही उनके हाथों में था और बहुत सारे नेता देख रहे थे। उसे लगा कि वे उसे धोखा देने के लिए इतने मूर्ख नहीं होंगे। आर्यन शर्मा ने उन्हें अपना बैंक खाता नंबर बताया, फिर गवर्नर जनार्दन और अन्य नेताओं का पहाड़ से नीचे तक पीछा किया। रास्ते में उन्होंने कई उत्परिवर्तित जानवरों की लाशें देखीं, साथ ही परीक्षार्थियों के शव भी देखे। परीक्षा स्थल पर कर्मचारी दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपट रहे थे और शवों को पहाड़ से नीचे ले जा रहे थे। आर्यन शर्मा का दिल भारी लग रहा था। वह एक बार फिर नलिन चौहान के लिए चिंतित हो गया। मांस का वह ढेर वह नहीं है ना? नलिन चौहान बहुत कमजोर था। क्या होगा अगर वह जानवरों की धारा में गिर गई? उसके बचने का कोई मौका नहीं होगा। यह बुरा है। यह बहुत बुरा है। जब वह कैंपिंग ग्राउंड पर लौटा तो उसके मन में हर तरह के बुरे विचार थे। सभी परीक्षार्थी जमीन पर बैठे थे और अपनी छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। हर किसी के शरीर पर खून के धब्बे देखे जा सकते थे और वे बेहद अस्तव्यस्त दिख रहे थे। कुछ परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए चिकित्सा कर्मचारी उनकी देखभाल कर रहे थे। हर जगह सिसकियां सुनी जा सकती थीं। इस बार मार्शल आर्ट परीक्षा की क्रूरता का परीक्षार्थियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने वह सब सहा जो उन्हें इस उम्र में नहीं सहना चाहिए था। आर्यन शर्मा ने गवर्नर जनार्दन और अन्य नेताओं के साथ वापस आकर सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस समय उनमें उसकी परवाह करने का मूड नहीं था। उन्होंने बस उसकी ओर देखा और फिर अपनी नजरें वापस खींच लीं। आर्यन शर्मा भीड़ के बीच अचानक सुखद आश्चर्य से भरी आवाज सुनाई दी। आर्यन शर्मा ने पलटकर देखा तो नलिन चौहान उसकी ओर हाथ हिला रहा था। नेताओं, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। मैं वहां जाऊंगा, आर्यन शर्मा ने गवर्नर जनार्दन और उनके बगल में मौजूद अन्य लोगों से कहा। आगे बढ़ो। इन बूढ़ी लोमड़ियों ने तुरंत उसे एक जानकार नजर से देखा और मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। आर्यन शर्मा को सिरदर्द होने लगा। वह उन बड़ी बंदूकों की निगाहों को सहन नहीं कर सका जो उस पर फेंकी जा रही थीं। क्या आप नेता के रूप में अपनी पहचान का सम्मान कर सकते हैं? क्या तुम्हें इतना गपशप करना पड़ता है? आर्यन शर्मा असहाय होकर नलिन चौहान की ओर चला गया। उस सुंदर चेहरे को देखकर अंततः उसने राहत की सांस ली। सौभाग्यवश कुछ भी भयानक नहीं हुआ। वह यह भी नहीं बता सका कि अब उसे कितनी राहत महसूस हो रही है। क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वह करीब आया, नलिन चौहान ने जल्दी से उससे पूछा। मैं ठीक कैसे नहीं हो सकता? आर्यन शर्मा ने सहजता से उत्तर दिया। युवा मास्टर आर्यन यतीश जैन उनके बगल में बैठा था। उनके पैर में चोट लग गई और पट्टी बांध दी गई, जिससे वह सामान्य से दोगुना मोटा हो गया। वह खड़ा होने में असमर्थ था। आपके पैर को क्या हुआ? आर्यन शर्मा ने पूछा। मुझे एक उत्परिवर्तित जानवर ने खरोंच दिया था। सौभाग्यवश बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल समय पर पहुंच गए। अगर नहीं तो मैं वहीं मर जाता। यतीश जैन को अभी भी डर बना हुआ था। फिर उन्होंने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा, आपने नहीं देखा कि बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल को कितने प्रभावशाली थे? उसने एक ही चाल चली, सिर्फ एक, और हमारे आसपास के उत्परिवर्तित जानवर नष्ट हो गए। वहां 10 से अधिक उत्परिवर्तित जानवर थे।
आर्यन शर्मा को पता था कि यह व्यक्ति ठीक है जब उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी। अगर वह नहीं होता तो वह अब अपनी मां के लिए रो रहा होता। वह मुड़ा और नलिन चौहान से पूछा, क्या तुमने कुछ गिराया? क्या मैंने कुछ गिरा दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता। नलिन चौहान ने अपना सिर हिलाया। जांचें कि क्या आपका परीक्षा पहचान पत्र अभी भी मौजूद है। आर्यन शर्मा अवाक रह गया। नलिन चौहान को अब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसने अपना परीक्षा पहचान पत्र खो दिया है। नलिन चौहान ने जल्दी से उसके शरीर की तलाशी ली। फिर वह उन्मत्त होकर बोली, अरे यार, मेरा पहचान पत्र सचमुच चला गया है। इसे ले लो। आर्यन शर्मा ने अपनी जेब से नलिन चौहान का परीक्षा पहचान पत्र निकाला और उसे दे दिया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने अपना परीक्षा पहचान पत्र भी खो दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नलिन चौहान ने राहत की सांस ली। तुम्हें यह कहाँ मिला? हाँ, इस बारे में आप ज्वालामुखी के शीर्ष पर क्या कर रहे थे? मुझे यह पहचान पत्र वहां मिला। क्या आप नहीं जानते कि यह बहुत खतरनाक है? आर्यन शर्मा क्रोधित हो गया। कौन कहता है कि यह वहां खतरनाक है? यदि दुर्घटना नहीं हुई होती तो यह केवल एक विलुप्त ज्वालामुखी होता। लेकिन किसी कारण से मैंने देखा कि ज्वालामुखी के शिखर पर कोई उत्परिवर्तित जानवर नहीं थे। यह बहुत सुरक्षित था। नलिन चौहान ने अपने तर्क से इसका खंडन किया। वहां कोई उत्परिवर्तित जानवर नहीं है। अब चौंकने की बारी आर्यन शर्मा की थी। यह सही है। 5 उत्परिवर्तित जानवरों को मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चरम पर यह बहुत सुरक्षित है, इसलिए मैंने परीक्षा समाप्त होने तक वहीं रहने की योजना बनाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दुर्घटना घटेगी। सौभाग्यवश मैं पशु ज्वार के पीछे पीछे चला। मैं सुरक्षित वापस आने में कामयाब रहा, नलिन चौहान ने कहा। साधारण उत्परिवर्तित जानवर संभवतः अग्नि तत्व तारा जानवरों के कारण शिखर पर जाने का साहस नहीं कर सके। यह आर्यन शर्मा का अनुमान था। रुको, तुमने 5 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला। उसे अचानक होश आ गया और वह आश्चर्य से चिल्लाया, मैं उत्परिवर्तित जानवरों को क्यों नहीं मार सकता? नलिन चौहान ने आर्यन शर्मा को घूरकर देखा। उसे लगा कि वह उसे नीचा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा स्तब्ध था क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। आर्यन शर्मा ने उसे चिढ़ाया। नलिन चौहान ने उपहास किया। उसने दुखी होकर कहा, हो सकता है कि मैं आपकी तरह मजबूत न हूं, लेकिन मैं अधिक चतुर हूं। ठीक है, तुम होशियार हो। तो आपने 5 उत्परिवर्तित जानवरों को कैसे मारा? स्मार्ट सुश्री लिन, कृपया मुझे अपने गौरवशाली कार्य बताएं। आर्यन शर्मा ने दिलचस्पी से पूछा और अपने पैर क्रॉस करके बैठ गए। स्मार्ट सुश्री लिन से आपका क्या मतलब है? किसी भी तरह मुझे कोई उपनाम मत दो। नलिन चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन उसने फिर भी खुशी खुशी उसे बताया कि उसने उत्परिवर्तित जानवरों को कैसे मारा। उसकी कहानी सुनने के बाद आर्यन शर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि नलिन चौहान धूर्त होने का असली स्वामी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह धर्मी व्यक्ति ऐसे भयानक और ठंडे साधनों का उपयोग करेगा। नलिन चौहान ने प्राथमिक वन में प्रवेश करने के बाद 5 साल की मार्शल आर्ट परीक्षा, 3 साल के मॉक पेपर में जो कुछ सीखा उसका उन्होंने पूरी तरह और लचीले ढंग से उपयोग किया। उदाहरण के लिए, उसने अपने शरीर को तीखे पेड़ के रस से पोंछा ताकि उत्परिवर्तित जानवर उसे सूंघ न सकें। फिर उसने एक मृत उत्परिवर्तित जानवर की तलाश में 3 घंटे बिताए और जंगल में मिली जहरीली जड़ी बूटियों को उत्परिवर्तित जानवर के शरीर में छिपा दिया। वह जानवर के खाए जाने का इंतजार करने लगी। यह न भूलना सबसे अच्छा था कि नियमित परीक्षार्थी इस पद्धति के बारे में सोचने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, चाहे वह उपयोगी जड़ी बूटियों को पहचानना हो, प्राकृतिक रूप से मरने वाले उत्परिवर्तित जानवरों की तलाश करना हो या उत्परिवर्तित जानवरों के जाल में फंसने का इंतजार करना हो, इन सभी में बहुत अधिक समय लगता है। पर्याप्त धैर्य के बिना कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा। बेशक इसमें भाग्य का तत्व भी शामिल था।
हालांकि पूर्व ज्ञान, दृढ़ धैर्य और पूर्व तैयारी के बिना भाग्य उस पर नहीं आएगा। उसका धैर्य और गणना प्रभावशाली थी। उसकी मां सही थी। महिला जितनी सुंदर थी वह उतनी ही खतरनाक थी। चैप्टर 84 परीक्षा समाप्त हुई। पहली नजर में नलिन चौहान का ऑपरेशन कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो यह विस्मयकारी था। यहां उपस्थित सभी परीक्षार्थियों में से उदारतापूर्वक गिनती करने पर भी 5 से अधिक लोग इस पद्धति पर विचार नहीं कर सके। यह एक सुरक्षित अनुमान था। यह भी कहा जा सकता है कि नलिन चौहान एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचार के बारे में सोचा था। लेकिन जीतने के लिए उसने जो कुछ किया, इसका यह थोड़ा डरावना लगता है। नलिन चौहान तब दंग रह गई जब उसने देखा कि आर्यन शर्मा की निगाहें उसकी ओर देखते हुए अजीब हो रही थीं। एक सेकंड बाद वह समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। यह कमीना हमेशा मुझ पर हंसता रहता है। मैं तो बस परीक्षा पास करना चाहता था। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मैंने पेड़ का रस अपने शरीर पर पोंछा तो वह कितना बदबूदार था? जब मैं उत्परिवर्तित जानवरों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था तो मुझे बार बार कीड़ों ने डंक मारा। उसे इसके बारे में सोचकर ही दुख हुआ। उसने आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरकर देखा। चाहे कुछ भी हो, इस बार आप मार्शल आर्ट की परीक्षा अवश्य पास कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आर्यन शर्मा ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। नलिन चौहान के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन वह अभी भी चिंतित महसूस कर रही थी। मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा चयनित हो सकूंगा। हालांकि मेरा वास्तविक युद्ध मूल्यांकन परिणाम अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरे कागजात बेहतर होंगे। कुछ शीर्ष विश्वविद्यालयों ने लिखित परीक्षा के परिणाम पर बहुत जोर दिया। वे विशेष रूप से उत्कृष्ट छात्रों को प्रवेश देंगे, भले ही उनके वास्तविक युद्ध मूल्यांकन परिणाम में थोड़ी कमी हो। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आर्यन शर्मा ने उसे सांत्वना दी। अरे, क्या आपको लगता है कि इस साल के नतीजों की गिनती दुर्घटना के बाद की जाएगी? यतीश जैन ने अचानक पूछा। आर्यन शर्मा और नलिन चौहान यह सुनकर एक पल के लिए दंग रह गए। आर्यन शर्मा ने आकाश की ओर देखा। भोर होने को थी। आकाश पहले से ही सफेद हो रहा था और सूर्य के प्रकाश की पहली किरण क्षितिज पर देखी जा सकती थी। जब पशु ज्वार दिखाई दिया तो परीक्षा के अंत तक 1 घंटे से भी कम समय होना चाहिए। परिणाम पर इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना यह है कि वे परिणाम रद्द नहीं करेंगे। इसके अलावा, क्या आप भूल गए हैं कि वास्तविक युद्ध मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आर्यन शर्मा ने सार्थक स्वर में पूछा। वास्तविक युद्ध में कोई भी दुर्घटना आकलन है, नलिन चौहान और यतीश जैन ने एक साथ कहा। सही बात है, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि पशु ज्वार के दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार, जिन परीक्षार्थियों ने 5 उत्परिवर्तित जानवरों को नहीं मारा लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया, उनके पास मौका हो सकता है। यह बहुत अच्छा होगा। मैंने केवल 4 उत्परिवर्तित जानवरों को मारा। जब पशु ज्वार आया, मैं अपने 5वें उत्परिवर्तित पशु से लड़ रहा था। जैसे ही मैं उसे मारने वाला था, वह भाग गया। हालांकि इसके बाद मैंने एक परीक्षार्थी को बचा लिया और यहां तक कि बेलियन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल ने भी मेरी प्रशंसा की। यतीश जैन अभी भी चिंतित था। आखिरकार ये सिर्फ उनके अनुमान थे। क्या होगा यदि परीक्षक संख्याओं पर ही अड़े रहें? यह उनके लिए अशुभ होगा। यतीश जैन और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण परीक्षार्थी कुछ नहीं कर सकते थे। आर्यन शर्मा और नलिन चौहान अपनी दया व्यक्त करने के लिए कुछ सेकंड के लिए मौन श्रद्धांजलि में खड़े रहे। ओह, ठीक है। उन्होंने पशु ज्वार की देखभाल कैसे की? आर्यन शर्मा ने पूछा। वे और क्या कर सकते हैं? उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया और उत्परिवर्तित जानवरों पर तब तक गोलीबारी की जब तक कि पीछे वाले इतने भयभीत नहीं हो गए कि उन्होंने नीचे आने की हिम्मत नहीं की, नलिन चौहान ने समझाया। द्वीप पर उत्परिवर्तित जानवरों की संख्या सीमित है,
इसलिए यह केवल एक छोटे आकार का पशुज्वार था। एक बार तोपें कार्रवाई में लग जाएं, तो सभी राक्षसों और शैतानों को पीछे हटना होगा। यतीश जैन मुस्कुराया और कहा। आर्यन शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ सहजता से बातचीत की। दूसरी ओर गवर्नर जनार्दन और अन्य नेता केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में गए और पूरे 1 घंटे तक बैठक की। उसके बाद वे बाहर चले गए और कैंपिंग ग्राउंड के केंद्र में मंच पर आ गए। गवर्नर जनार्दन ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और नीचे उदास परीक्षार्थियों को देखा। उसने अपना मुंह खोला और कहा, सब लोग, मैं समुद्रनगर का गवर्नर हूं। समुद्रनगर के गवर्नर। जब उसकी आवाज गूंजी तो सभी ने ऊपर देखा। वे उसे बिना सोचे समझे घूरते रहे। तभी हंगामा मच गया। हे भगवान, यह समुद्रनगर का गवर्नर है। हमारे गवर्नर व्यक्तिगत रूप से आए। क्या वह हमारा वास्तविक युद्ध मूल्यांकन देखने आया था? राज्यपाल, परिणाम की गणना कैसे की जाएगी? हम में से कई लोग पास होने के मानदंड से थोड़ा चूक गए। गवर्नर, हमारे कई सहपाठी पशुज्वार में मर गए। यह सचमुच दुखद है। परीक्षार्थी लगातार चिल्लाने लगे, मानो उन्हें सहारे का कोई खंभा मिल गया है। गवर्नर जनार्दन ने उन्हें रोका नहीं और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी। आवाजें शांत होने के बाद ही उन्होंने बोलना जारी रखा। यह हमारी जिम्मेदारी और गलती है कि ऐसी दुर्घटना हुई। हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए सभी परीक्षार्थियों को मुआवजा देंगे। हालांकि आपको एक बात याद रखनी होगी। मार्शल योद्धा का मार्ग इससे 1000 गुना अधिक कठिन और कठिन है। आपने मार्शल योद्धाओं का केवल ग्लैमर्स और शक्तिशाली पक्ष देखा होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि उन्हें कितना खून और पसीना बहाना पड़ा। मार्शल योद्धाओं की दुनिया क्रूर और खूनी है। पशुज्वार के दौरान आपके प्रदर्शन की गणना आपके परिणामों में की जाएगी। जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें अतिरिक्त अंक मिलेंगे, तथा जिन लोगों ने खराब प्रदर्शन किया है, वे अपने अंतिम परिणाम के लिए केवल मारे गए उत्परिवर्तित जानवरों की संख्या पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब मैं वास्तविक युद्ध मूल्यांकन की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा करता हूं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, परीक्षार्थियों के बीच हंगामा मच गया। क्या मार्शल योद्धाओं की दुनिया वास्तव में इतनी क्रूर थी? परीक्षा से पहले उन्होंने मार्शल वॉरियर्स दुनिया की क्रूरता और क्रूरता के बारे में सुना था। पशुज्वार का अनुभव करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो सुना वह वास्तविक चीज के सामने कुछ भी नहीं था। और यह तो बस शुरुआत थी। इस बारे में सोचने पर कई परीक्षार्थियों के चेहरों के भाव थोड़े बदल गए। उनमें से कुछ ने मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया था क्योंकि वे प्रसिद्धि और ग्लैमर से चकित थे। उन्हें भविष्य में अच्छी संभावनाएं मिलने की उम्मीद थी। अब मार्शल योद्धा दुनिया के खतरों ने उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या वे इस रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं। दुनिया में मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं था। यदि आपको एक निश्चित पद दिया गया था, तो आपको प्रासंगिक जिम्मेदारी और जोखिम वहन करने की आवश्यकता थी। बेशक जो परीक्षार्थी मार्शल योद्धा बनने में दृढ़ थे, गवर्नर जनार्दन के भाषण ने उनमें और भी अधिक आत्मविश्वास पैदा कर दिया। वास्तव में शक्तिशाली लोग पशुज्वार के दौरान बुरा प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस प्रकार पशुज्वार के दौरान प्रदर्शन को शामिल करना उनके लिए फायदेमंद था। यतीश जैन जैसे लोग, जो स्वीकार किए जाने के कगार पर थे, इस घोषणा से खुश थे। कम से कम वे मार्शल आर्ट कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे। जहां तक खतरे की बात है, घायल होने के बाद भी यतीश जैन कितने खुश थे, यह देखकर यह कहना आसान था कि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। सभी परीक्षार्थी कृपया वापस लौटने के लिए तैयार रहें। मंच से एक आवाज आई। यह परीक्षा का प्रभारी अधिकारी था। गवर्नर जनार्दन पहले ही जा चुके थे। सभी परीक्षार्थी खून से लथपथ थे। इनमें से कुछ उनके अपने थे, जबकि कुछ उत्परिवर्तित जानवरों के थे। वे कतार में खड़े हो गए और किनारे पर खाली मैदान में खड़े फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर चढ़ गए। कुछ परीक्षार्थी कोमा में थे,
इसलिए उन्हें जहाज पर ले जाया गया। अन्य लोग अपने दोस्तों की मदद से वहां पहुंचे। मृत परीक्षार्थी। एक परीक्षार्थी ने अचानक अपने सामने सफेद कपड़ों से ढके स्ट्रेचर की ओर इशारा किया। उन्हें फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप के पीछे ले जाया गया। आमतौर पर सामान वहीं जाता था। परीक्षार्थी तुरंत सीधे खड़े हो गए और अपनी निगाहों से सलामी देने लगे। उन्होंने खून से सने सफेद कपड़ों को देखा। उनके चारों ओर एक अंधकारमय और दमनकारी वातावरण व्याप्त था। वे सहकर्मी थे, लेकिन ये लोग अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके थे। परीक्षार्थियों के हृदय में भी यही विचार प्रकट हुआ। वे जटिल महसूस कर रहे थे। चैप्टर 85। क्या तुम सब अहंकारी हो रहे हो या मैं ब्लेड पकड़ने के लिए बहुत कमजोर हूं? फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर माहौल थोड़ा भारी था, लेकिन धीरे धीरे सभी ने परीक्षा परिणाम पर चर्चा शुरू कर दी। उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों के चारों ओर कई परीक्षार्थी एकत्रित थे। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला है, और फिर आश्चर्य और प्रशंसा में हांफने लगे। यान पेंग, आपने वास्तव में 13 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला, जिनमें 3 उच्चस्तरीय और 4 मध्यमस्तरीय शामिल थे। छात्राओं में से एक ने ठंडे और शांत दिखने वाले युवक को पूजा की दृष्टि से देखा। युवक की विशेषताएं अच्छी तरह से परिभाषित थीं, और वह बहुत सुंदर था। हालांकि वह एक ठंडी और दूर की आभा बिखेर रहा था। फिर भी यह महिलाओं के लिए और भी घातक था। उनकी योग्यता उनके रूपरंग के अनुरूप थी, इसलिए वे महिलाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। हुइंग हाई स्कूल में यान पेंग छात्रों के बीच लगभग एक पुरुष आदर्श थे। आर्यन शर्मा की तुलना में, जो नीचे से भोजन करने वाला, अहंकारी और चंचल था, उनके बीच की दूरी पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी के बराबर थी। स्कट, ये चाटुकारों का समूह है, यतीश जैन ने तिरस्कार से मुंह बनाया। फिर वह मुस्कुराया और आर्यन शर्मा की ओर झुक गया। युवा मास्टर आर्यन, मुझे अपने परिणाम बताएं और मुझे आपकी भी चापलूसी करने दें। नलिन चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे इतनी घृणा महसूस हुई कि उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। यतीश जैन बहुत बेशर्म था। उतर जाओ। आर्यन शर्मा ने यतीश जैन को अवाक होकर घूरकर देखा। ईमानदारी से, युवा मास्टर आर्यन, आपने कितने उत्परिवर्तित जानवरों को मारा? तुमने यान पेंग से भी अधिक लोगों को मारा होगा, यान पेंग ने हंसते हुए कहा। उसे डर था कि आर्यन शर्मा उसे नहीं बताएगा, इसलिए उसने नलिन चौहान को अपनी नाव पर खींच लिया। क्लास मॉनिटर लिन भी शायद इसे सुनना चाहता है। क्लास मॉनिटर, क्या मैं सही हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। नलिन चौहान ने अपना सिर झुकाया और तिरस्कार भरी नजर से देखा। आर्यन शर्मा ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह छिपाने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने सीधे कहा, 29। उनमें से 19 उच्चस्तरीय उत्परिवर्तित जानवर हैं और 10 मध्यमस्तरीय हैं। यतीश जैन के जबड़े गिर गए। वह हकलाते हुए बोला, यंग मास्टर आर्यन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नलिन चौहान कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उन्होंने कहा, आर्यन शर्मा, हर समय घमंड मत करो। हम जानते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन आप उतने मजबूत नहीं हैं। यह सही है। यह सही है, यतीश जैन ने सहमति व्यक्त की और सिर हिलाया। इसमें 29 उत्परिवर्तित जानवर थे, जिनमें 19 उच्चस्तरीय उत्परिवर्तित जानवर भी शामिल थे। यह कैसे संभव हुआ? वे विश्वास नहीं कर सके कि आर्यन शर्मा इतना भयावह रूप से शक्तिशाली था, भले ही उन्होंने अपना सिर फोड़ लिया हो। हाल ही में मुझे लगता है कि चाहे मैं कितना भी सच बोलूं, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, आर्यन शर्मा ने कड़वाहट से कहा। सचमुच दोनों ने फिर भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। आर्यन शर्मा ने खुद को स्पष्ट नहीं किया। उसका परिणाम नहीं बदलेगा, और यही बात मायने रखती है। इसके अलावा, अगर उन्हें पता होता कि उसने सभी उच्चस्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों के साथ एक स्टार जानवर को भी मार डाला है, तो वे मौके पर ही विस्फोट कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ। इस समय उनके पास अचानक हंसी की गड़गड़ाहट सुनाई दी।
हुइंग हाई स्कूल की वर्दी पहने एक युवक तब तक हंस रहा था जब तक उसने अपनी पीठ नहीं मोड़ ली। जब उसने देखा कि सभी लोग उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं तो उसने अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी क्या सुना? नंबर 1 हाई स्कूल के इस आर्यन शर्मा का कहना है कि उसने वास्तव में 29 उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला, जिनमें 19 उच्चस्तरीय जानवर भी शामिल थे। क्या आपको नहीं लगता कि यह हास्यास्पद है? यदि आप शेखी बघारना भी चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं करते। जब अन्य परीक्षार्थियों ने उसकी बातें सुनी तो वे हंसने लगे। हाँ, यह तो बहुत ज्यादा है। हालांकि आर्यन शर्मा एक चरम मार्शल शिष्य है, लेकिन उसके लिए 29 उत्परिवर्तित जानवरों को मारना असंभव है। उच्चस्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों के बारे में भी बात न करें। 19 मध्यम स्तर के उत्परिवर्तित जानवरों को मारना काफी कठिन है। आर्यन शर्मा दंग रह गया। वह बस नलिन चौहान और यतीश जैन के साथ सहजता से बातचीत कर रहा था। यह मूर्ख व्यक्ति अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए बाहर क्यों आया? क्या वह हाल ही में बहुत दयालु हो गया था, इसलिए किसी ने उसे धमकाने की हिम्मत की? क्या आप आर्यन शर्मा हैं? यान पिंग इसी क्षण वहां आ गया। मैंने सुना है कि आप एक चरम मार्शल शिष्य हैं और लगभग आपके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे। हालांकि यह देखते हुए कि आप कितने निरर्थक हैं, आपकी वास्तविक क्षमता उतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए जितनी उन्होंने कही। मुझे अब तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चरम मार्शल शिष्य ऐसा होगा। एक और साधारण दिखने वाला युवक वहां आया। उसके चेहरे पर जन्मचिह्न था, इसलिए उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। वह शियान हाई स्कूल के उन्नत स्टेज मार्शल शिष्य डोंगफी थे। आर्यन शर्मा, जब हम बाहर आते हैं तो हम नंबर 1 हाई स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे आशा है कि आप गरिमा के साथ आचरण कर सकेंगे। नंबर 1 हाई स्कूल के झो वू और डोंगफेई एक साथ आगे आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को जानते हों। झो वू ने डोंगफी से कहा, कृपया हमारे सहपाठी को क्षमा करें। अन्य उन्नत चरण के मार्शल शिष्य भी एक साथ इकट्ठे हुए। कुछ लोगों का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था, इसलिए वे बस एक तरफ खड़े होकर दिलचस्पी के साथ शो देखते रहे। माया वर्मा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, झो वू, तुमने जो कहा वह बहुत ज्यादा है। मनरोंग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम सभी समुद्रंगर नंबर 1 के छात्र हैं। हमें अपने स्कूल की प्रतिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं सिर्फ आर्यन शर्मा को याद दिला रहा हूं। झो वू ने मुड़कर आर्यन शर्मा की ओर देखा जब वह बोल रहा था। आर्यन शर्मा, क्या मैं सही हूं? यह हास्यास्पद है। हम बस सामान्य बातचीत कर रहे हैं। इसका आपसे क्या संबंध है? नलिन चौहान खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला। उसके दिल में गुस्से की लपटें जल उठीं। यह सही है। हम बस आपस में बातें कर रहे थे और किसी और पर घमंड नहीं कर रहे थे। तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? मुझे लगता है कि आप सिर्फ इस बात से ईर्ष्या कर रहे हैं कि कोई आपसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए आप बिना किसी कारण के परेशानी ढूंढ रहे हैं। यतीश जैन इन लोगों से घृणा करता था। लक्ष्मण राणा भीड़ के बीच खड़े थे। उसकी आंखों में छिपी दुश्मनी थी, लेकिन थोड़ा डर भी था। जब उसने यान पेंग, झो वू और अन्य छात्रों को बिना किसी कारण के आर्यन शर्मा को उकसाते देखा तो उसने अपने दिल में उपहास किया, तुमने पहले कभी शैतान नहीं देखा होगा। देखो तुम कितने खुश हो। आपको सोचना चाहिए कि आप इस चरम मार्शल शिष्य को धमका सकते हैं, है ना? फिर भी आप नहीं जानते कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। तुम बाद में रोओगे। हाँ, चीजें अधिक से अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। लक्ष्मण राणा अपने दिल में पागलों की तरह हंसा। वह अन्य लोगों को भी अपनी तरह आर्यन शर्मा द्वारा प्रताड़ित होते देख सकता था। यह एक खुशी की बात थी। नलिन चौहान का खूबसूरत चेहरा देखकर यान पेंग और डोंगफी की आंखें चमक उठीं। एक क्षण के लिए तो वे थोड़े संवेदनहीन हो गए।
सुश्री नलिन चौहान, आपने मुझे गलत समझा। मैं हमारे स्कूल के नजरिए से सोच रहा हूं। हम सभी समुद्रनगर नंबर 1 के छात्र हैं। हम अपने स्कूल की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर सकते। हमें आर्यन शर्मा से ईर्ष्या नहीं है। जो वो ने एक धर्मी नजर डाली, जैसे कि उसे वास्तव में स्कूल की परवाह थी और वह केवल इसके बारे में सोच रहा था। वह नलिन चौहान को जानता था, लेकिन अतीत में उनका कोई संपर्क नहीं था। अब जब उसने उसे देखा तो वह थोड़ा बेचैन होने लगा। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई थी। अगर वह इस खूबसूरत महिला को अपनी प्रेमिका बनाने में सक्षम हो गया तो यह बहुत अच्छा होगा। आप नलिन चौहान हैं, है ना? मैं हुइंग हाई स्कूल से यान पेंग हूं। मैं एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आर्यन शर्मा के मुद्दे के संबंध में मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह खुद को रोक सके। आखिरकार शब्द परेशानी पैदा कर सकते हैं। यान पेंग ने दिखावा किया कि वह आर्यन शर्मा की खातिर सब कुछ कर रहा था। यह सही है। मैंने जानबूझकर आर्यन शर्मा को नाराज नहीं किया। मैंने अभी सुना कि समुद्रनगर नंबर 1 में एक चरम मार्शल शिष्य था, इसलिए मुझे इस व्यक्ति से बहुत उम्मीदें थीं। अभी जब मैंने उसे शेखी बघारते सुना तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। ओह ठीक है, मैं शियान हाई स्कूल से डोंफी हूँ। सुश्री नलिन चौहान, क्या हम भारत संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं? डोंफी पीछे हटने को तैयार नहीं था। नलिन चौहान ने इन लोगों को देखा और अचानक उनके चेहरों से बेहद घृणा महसूस की। उफ! आर्यन शर्मा जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम सब अहंकारी हो रहे हो या मैं ब्लेड पकड़ने के लिए बहुत कमजोर हूँ? चैप्टर 86 उगली बदसूरत। आर्यन शर्मा के खड़े होने के बाद उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली और उसने 3 पुरुष छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। बूम! उसकी उपस्थिति समुद्र में गरजती लहरों की तरह उमड़ पड़ी। तीनों लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए। वे नीचे झुक गए और उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए। कैसे? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वे सदमे से अचंभित रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास भर गया। उन्होंने सोचा कि यह एक चरम मार्शल शिष्य की आभा थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आर्यन शर्मा ने पहले ही अपने गुस्से में एक मार्शल योद्धा की शक्ति जारी कर दी थी। टैप टैप टैप। आर्यन शर्मा कदम दर कदम उनकी ओर चला। हर कदम पर उसकी आभा थोड़ी बढ़ती गई। इससे तीनों लोगों पर दबाव तदनुसार बढ़ गया। आर्यन शर्मा यान पेंग के सामने रुक गया। क्या तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ द्वंद्वयुद्ध करना चाहते हो? आपको ऐसा कहने का आत्मविश्वास किसने दिया? क्या मैं कभी सहमत हुआ हूं? सवालों की श्रृंखला के कारण यान पेंग को अपना भेष बदलने का कार्य छोड़ना पड़ा। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा पके आड़ू की तरह लाल हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अपना एकल प्रदर्शन पहले ही समाप्त कर चुके हैं। तुम्हें ऐसा करने के लिए चेहरा किसने दिया? आखिरी सवाल ने यान पेंग को इतना क्रोधित कर दिया कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। जब वह बच्चा था तब से ही अन्य लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी चापलूसी करते थे। इससे पहले किसी ने उसे इतनी बेबाकी से अपमानित नहीं किया था। वह चाहता था कि वह जमीन पर एक गड्ढा ढूंढ सके और खुद को दफना सके। आर्यन शर्मा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे डोंगफी के सामने चला गया। क्या तुमने कहा कि तुम मुझसे निराश थे? आपकी निराशा का मुझसे क्या संबंध है? तुम मेरे सामने शो क्यों कर रहे हो? इसके अलावा तुम बहुत बदसूरत हो। आपको उस महिला से उसका भारत संदेश मांगने की हिम्मत कहां से मिली? जब आप बाहर आए तो क्या आप दर्पण लेकर आए थे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कितने सुंदर हो? क्या तुम भी मेरी तरह सुंदर हो? क्या आप जानते हैं कि लुक आपको पैसे कमा सकता है? अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से शुगर ममियों द्वारा मुझे ही चुना जाएगा। आप केवल किनारे पर ही रह सकते हैं। तुम बहुत बदसूरत हो। आओ मेरे साथ कहो।
उगली बदसूरत। उगली बदसूरत। क्या अब आप इसे समझ गए? बोलते बोलते आर्यन शर्मा और अधिक क्रोधित हो गया। इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई नलिन चौहान पर नजर डालने की? यह ऐसी बात थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उनके आसपास के छात्रों ने उसकी आक्रामक मुद्रा देखी तो वे बहुत दूर भाग गए। हालांकि जब उन्होंने यह वाक्य सुना तो वे जोर से हंस पड़े। दूसरी ओर डोंगफेई का चेहरा पहले ही गुस्से से हरा हो चुका था। उसके चेहरे पर जन्मचिन्ह ही उसका सबसे बड़ा दर्द था। सामान्यतः उसकी योग्यता के कारण उसके सहपाठी और मित्र कुछ भी कहने का साहस नहीं करते थे। हालांकि वे उसकी पीठ पीछे उसका मूल्यांकन करेंगे। अब वह सबके सामने अपमानित हो गया। गुस्से में उसके फेफड़े लगभग फटने वाले थे। वह जोर से हांफने लगा। यदि वह आर्यन शर्मा की आभा से दबा हुआ नहीं होता और हिल नहीं पाता तो वह आर्यन शर्मा पर झपट पड़ता और वहीं उससे लड़ पड़ता। आर्यन शर्मा झो वू तक पैदल चलते रहे। झो वू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसे आर्यन शर्मा के सामने अपना मुंह क्यों खोलना पड़ा? हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक चरम मार्शल शिष्य की ताकत इतनी शक्तिशाली होगी। क्या एक चरम मार्शल शिष्य और एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य के बीच का अंतर इतना बड़ा था? झो वू आप में धार्मिकता की बहुत प्रबल भावना है। आर्यन शर्मा, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई होगी। चलो ठीक से बात करते हैं, झो वू ने कठिनाई से कहा। ठीक से बात करो। जैसे ही आर्यन शर्मा ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। फिर उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने जारी रखा, लेकिन मैं आपके साथ ठीक से बात नहीं करना चाहता। तुरंत उसने अपना पैर उठाया और उसे अपने सामने घुमाया। झो वू का शरीर रेत की थैली की तरह सीधी रेखा में उड़ गया। वह लगभग 6 मीटर तक हवा में रहा और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। बगल में बैठे परीक्षार्थी आश्चर्य से बच निकले। खांसी खांसी। झो वू के होठों के कोनों से खून टपक रहा था। उसने संघर्ष किया और महसूस किया कि वह उठ नहीं सकता। वह अचंभित रह गया। वह बहुत शक्तिशाली है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसका हृदय संदेह से भर गया। आर्यन शर्मा की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य के रूप में वह आर्यन शर्मा के सामने कुछ भी नहीं थे। आर्यन शर्मा ने अपनी नजर झो वू से हटा ली और भीड़ को स्कैन किया। उसने उस आकृति को पीछे गुप्त रूप से छिपा हुआ देखा। वह व्यक्ति, बाहर आओ। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। छिपना बंद करो। मैंने तुम्हें देखा। क्या आप कुछ क्षण पहले बहुत जोर से नहीं हंस रहे थे? अब तुम कायर क्यों बन रहे हो? जिस क्षेत्र की ओर आर्यन शर्मा इशारा कर रहे थे, उसके आसपास के परीक्षार्थी दूर चले गए। वे फंसने से डरते थे। परीक्षार्थी के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल आगे ही चल सकता था। आर्यन शर्मा। धमाका। जैसे ही वह बोला, आर्यन शर्मा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बाहर निकलो। आर्यन शर्मा ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। यह वह परीक्षार्थी था जिसने सब कुछ शुरू किया था। यदि ऐसा नहीं होता तो यह सब कुछ नहीं होता। युवक ने अपना लाल चेहरा ढक लिया। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जमीन की ओर देखते हुए भीड़ में भाग गया। किसी को नहीं पता था कि वह किस कोने में छिपने गया था। आर्यन शर्मा ने अपने चारों ओर देखा। एक क्षण में किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। शेष यात्रा के दौरान 3 उन्नत मार्शल शिष्य शांत रहे। उन्होंने अपने और आर्यन शर्मा के बीच अंतर देखा था, इसलिए भले ही उन्हें अपमानित किया गया हो, उन्होंने उसके साथ परेशानी उठाने की हिम्मत नहीं की। वे उसके प्रति अपनी नफरत को केवल अपने दिल की गहराई में ही छिपा सकते थे। भविष्य में मौका मिलने पर वे बदला लेंगे। अन्य परीक्षार्थियों ने आर्यन शर्मा को दूर से देखा और धीमी आवाज में चर्चा की। वहां प्रशंसा के साथ साथ भय का भी भाव था, लेकिन वे इस युवक के प्रति पूरे सम्मान से भरे हुए थे।
3 उन्नत चरण के मार्शल शिष्य हमेशा उनके सामने अहंकार से काम करते थे। उन्होंने कई लोगों को नाराज किया था। अभी अभी आर्यन शर्मा ने अकेले ही उन तीनों को दबा दिया था। उन्होंने झांकने की हिम्मत भी नहीं की। बहुत अच्छा लगा। आर्यन शर्मा का वर्णन करने के लिए वे केवल एक ही शब्द का उपयोग कर सकते थे, प्रभावशाली। फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप ने समुद्रंगर की ओर उड़ान भरी। यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और फिर कोई हंगामा नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप अंततः सैन्य जिले के ऊपर धीरे धीरे नीचे तैरने लगी। यह विशाल चौक पर रुक गया। परीक्षार्थियों ने फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप को उतार दिया। लवित वर्मेश सबके सामने खड़ा हुआ और अपना मुंह खोला। आपके परीक्षा परिणाम 2 दिन में आ जाएंगे। आप इंटरनेट पर अपने परिणाम खोजने के लिए अपनी परीक्षा पहचान संख्या का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं। आप संदर्भ के रूप में पिछले वर्ष के कट ऑफ बिंदु की भी जांच कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अपनी इच्छानुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। ठीक है, बस में चढ़ो। परीक्षार्थी पुनः बस में चढ़ गए। लवित वर्मेश आर्यन शर्मा की तलाश में आए और उसे एक सुनसान कोने में ले आए। निर्देशक हे को देखकर आर्यन शर्मा मुस्कुराए। निदेशक, मुझे लगा कि आप हमारा समझौता भूल गए हैं। छोटा लड़का, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? निर्देशक हे ने आर्यन शर्मा को घूर कर देखा। फिर उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे डर के साथ कहा, इसके बारे में बोलते हुए मुझे वास्तव में इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। यदि नहीं तो मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ता। यह लो, आप इसके लायक हैं। उन्होंने तारा अस्थि वाला बक्सा आर्यन शर्मा को दे दिया। आर्यन शर्मा ने इसे सीधे खोला और सामग्री को देखा। उन्होंने यह पुष्टि करने के बाद ही इसे रखा कि आइटम में कुछ भी गलत नहीं था। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? निर्देशक, उसने असहाय होकर पूछा। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना बेहतर है कि शुरुआत में सब कुछ ठीक रहे। आर्यन शर्मा ने बेपरवाही से मुस्कुराया। समझ में आता है, निर्देशक, उन्होंने सिर हिलाया। वह आर्यन शर्मा के प्रदर्शन से संतुष्ट थे। निर्देशक, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। आर्यन शर्मा ने कहा, अन्य छात्र उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे। आगे बढ़ो निर्देशक, उसने अपना हाथ हिलाया। निर्देशक हे से अलग होने के बाद आर्यन शर्मा बाकी परीक्षार्थियों के साथ बस में चढ़ गए। सभी परीक्षार्थी घर जाने के लिए उत्सुक थे। लवित वर्मेश के आदेश पर बस बेड़ा शहर की ओर बढ़ गया। वे घर जा रहे थे। चैप्टर 87 कुछ हुआ। जब आर्यन शर्मा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर बंद था। उसके पास अपनी चाबियां निकालने और दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने जूते उतारे और दूसरी मंजिल की ओर चिल्लाया, मां, मैं वापस आ गया हूं। हालांकि विला खाली था। वहां बहुत शांति थी। कोई भी मौजूद नहीं था। घर पर कोई नहीं है। आर्यन शर्मा सीढ़ियों से ऊपर चला गया और उसने देखा कि घर खाली था। तुरंत ही उसे यह अजीब लगा। क्या वे खेलने के लिए बाहर गए हैं? आर्यन शर्मा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके माता पिता सचमुच बेफिक्र हैं। वह अपने कमरे में वापस गया और अपना सामान नीचे रख दिया। फिर उसने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। उसने अच्छे से स्नान किया। जैसे ही उसके शरीर पर लगे पसीने और खून के धब्बे धुल गए, आर्यन शर्मा को तुरंत स्फूर्ति महसूस हुई। वह जो थकान महसूस कर रहा था वह काफी कम हो गई। घर पर कोई नहीं था, इसलिए वह अपने बिस्तर पर लेट गया और इस बार अपने लाभ गिनने लगा। ज्ञानोदय 97, आत्मा 92, प्रतिभा शुरुआती चरण अग्नि प्रतिभा 11/300 शुरुआती चरण बर्फ प्रतिभा
13/300 शुरुआती चरण पृथ्वी प्रतिभा 12/300 आध्यात्मिक दृष्टि शुरुआती चरण 1.410 दानव कमल विष शरीर 31/10,000 शुरुआती चरण तीर प्रतिभा 5/100 बल 75/100 फायर 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा 0/100 बर्फ 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा 7/100 पृथ्वी 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा 100 वुड 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा 100 जल 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा 6/100 धर 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा शास्त्र लाल ज्वाला शास्त्र आधार 32/100 गहरी बर्फ शास्त्र आधार 23/100 पृथ्वी लोएस कौशल पृथ्वी तत्व ढाल आधार 26/100 युद्ध तकनीकें बुनियादी युद्ध तकनीकें मुट्ठी तलवार ब्लेड फुटवर्क छड़ी के लिए उपस्थिति ज्ञान बुनियादी तीर कौशल नीम गन कुंगफू नीम 2/10 फायर किरिन तलवार कौशल नीम 56/100 फैंटम आइस फिस्ट नीम 28/100 ज्ञान बुनियादी विषय पूर्ण अंक 5 साल की मार्शल आर्ट परीक्षा 3 साल के मॉक पेपर पूर्ण अंक समग्र युद्ध शक्ति 271 रिक्त विशेषता 36 आर्यन शर्मा ने अपनी विशेषताओं को स्कैन किया और अपनी प्रतिभा पंक्ति में एक अतिरिक्त बिगिनर स्टेज एरो टैलेंट देखा। उसी समय उन्हें एक फाउंडेशन स्टेज बेसिक एरो स्किल बैटल तकनीक मिली। ये दो नई विशेषताएं एक ही व्यक्ति से आईं। लंबी दूरी के हमले के लिए तीर एक बहुत अच्छा विकल्प था। भविष्य में मौका मिलने पर वह इसे अपग्रेड कर सकते थे। जहां तक उनकी सेना का सवाल है, अब उनके पास 2 अतिरिक्त तत्व थे, लकड़ी और पानी। लेकिन संबंधित कौशल धर्म ग्रंथों और युद्ध तकनीकों ने आर्यन शर्मा को सिरदर्द दे दिया। अधिक बल तत्वों का होना कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि संबंधित बल कौशल धर्म ग्रंथों और युद्ध तकनीकों को खोजने के लिए बहुत प्रयास और धन की आवश्यकता थी। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी बर्फ सेना और अग्निशमन सेना दोनों ने 70 का आंकड़ा पार कर लिया था। इन दोनों सेनाओं की शक्ति प्रभावशाली थी। वे उसकी समग्र युद्ध शक्ति को काफी बढ़ाने में सक्षम थे। अब यह 271 तक पहुंच गया था। वह धीरे धीरे एक सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के शीर्ष स्तर की ओर बढ़ रहा था। उनके पास 36 रिक्त विशेषताएं भी रह गईं। सबसे पहले अपनी बर्फ शक्ति बढ़ाने के बाद उनके पास 27 अंक बचे थे। लेकिन जब वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो उसने रास्ते में मृत उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा गिराए गए कुछ विशेषता बुलबुले उठाए। वहां बड़ी संख्या में उत्परिवर्तित जानवर मर चुके थे। दुर्भाग्यवश वह गवर्नर जनार्दन और अन्य नेताओं के साथ थे, इसलिए वह सभी विशेषता बुलबुले एकत्र नहीं कर सके। यदि नहीं तो उसे और अधिक रिक्त विशेषताएं मिल जातीं। जब उसने स्टार बीस्ट को मार डाला तो कोई भी रिक्त विशेषता नहीं छोड़ी गई। उन्हें यह थोड़ा निराशाजनक लगा। क्या स्टार बीस्ट्स में रिक्त विशेषताओं को छोड़ने की संभावना अधिक नहीं होनी चाहिए? शायद यह सिर्फ एक संभाव्यता समस्या है। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी इसने मुझे एक तारा सार दिया। आर्यन शर्मा ने तारे का कोर निकाला और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उसका अवलोकन किया। इस छोटे से तारा केंद्र में मोटी अग्नि शक्ति का एक गोला संकेंद्रित था। अंदर बल की मात्रा काफी आश्चर्यजनक थी। वह इस तारासार का उपयोग दैन दवाएं और परिष्कृत हथियार बनाने के लिए कर सकता था। इसका उपयोग फोर्स कोर के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तारासार की कीमत इतनी अधिक थी। जब से उसने यह तारासार हासिल किया था तब से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्यन शर्मा के होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उन्होंने वह बॉक्स निकाला जो डायरेक्टर ने उन्हें दिया था। अंदर एक तारे की हड्डी थी। हर बार जब वह इस तारा अस्थि को देखता था तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता था। यह पूरी तरह से कालाहरा था और चमकदार और पारभासी था। इससे धातु जैसी चमक भी उत्पन्न हुई। इसकी पूरी सतह पर पतली रेखाओं का पैटर्न बना हुआ था
जो इतना उत्तम था कि यह एक कलाकृति जैसा लग रहा था। निर्देशक हे ने जो कहा उसके आधार पर यह तारा अस्थि एक स्टार जानवर से आई है जिसे स्पिरिट शैडो स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। इसमें विशेष क्षमता आध्यात्मिक छाया थी। आर्यन शर्मा ने उसकी ठोड़ी को छुआ। उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। बॉक्स में कागज का एक टुकड़ा था जिसमें स्पिरिट शैडो तारा अस्थि की इस प्रतिभा क्षमता का वर्णन किया गया था। जब आर्यन शर्मा ने अखबार में दी गई जानकारी पढ़ी तो वह अचंभित रह गए। आध्यात्मिक छाया का अर्थ था अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होना, जो भूत या आत्मा की तरह मायावी हो। यह लोगों को उनकी सुरक्षा से दूर रखने की एक उत्कृष्ट क्षमता थी। यदि इसे एक विशेष हथियार बना दिया जाए तो यह निश्चित रूप से युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को अप्रत्याशित आश्चर्य देगा। यह किस तरह का हथियार बना सकता है? एक क्षण के लिए आर्यन शर्मा को कुछ पता ही नहीं चला। तारे की हड्डियां अत्यंत दुर्लभ और कीमती थीं। वह इस पूरे मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। यह इस बहुमूल्य वस्तु की बर्बादी होगी। उन्होंने तारा सार और तारा अस्थि को ठीक से रखा। आर्यन शर्मा अपने बिस्तर पर वापस चला गया। वह पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए थकावट उसके शरीर पर लहरों की तरह बह रही थी। उसके शरीर की अपनी सीमाएं थीं। जल्द ही वह सो गया। जब वह उठा तो अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। जैसे ही वह उठा और समय देखा, उसे झटका लगा। वह एक दिन और एक रात सोया था। मुझे बहुत भूख लगी है। वह अपने पेट की गड़गड़ाहट सुन सकता था। आर्यन शर्मा अपने बिस्तर से उठे और नहाया। जब वह सीढ़ियों से नीचे गया तो उसने सहायक आंटी चेन को रसोई में काम करते देखा। उसने आश्चर्य से पूछा, आंटी चेन, मेरी माँ कहाँ है? मैं 2 दिन पहले वापस आया, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। युवा मास्टर, आप जाग रहे हैं? मैडम सुबह सुबह बाहर चली गईं, आंटी चेन ने कहा। वह सुबह सुबह बाहर चली गई? वह कहाँ गई? आर्यन शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लग रहा था कि कंपनी में कुछ हुआ है। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। मैडम ने मुझे विवरण नहीं बताया, आंटी चेन ने उत्तर दिया। कंपनी में कुछ है? आर्यन शर्मा को और भी अधिक हैरानी हुई। अचानक उसके दिल में एक भयानक एहसास हुआ। मिस्टर आर्यन व्यापारिक यात्रा पर जाने के बाद से वापस नहीं आए हैं। आंटी चेन झिझक गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत में यह कहा। क्या? आर्यन शर्मा की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे लगभग यकीन था कि कुछ भयानक हुआ है। वह मुड़ा और ऊपर की ओर भागा। थोड़ी देर बाद वह अपना हथियार वाहक ताबूत लेकर नीचे आया और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। युवा मास्टर, आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। मैंने कुछ बंस और सोया दूध गर्म किया। उन्हें अपने साथ ले आओ। आंटी चेन ने उसका पीछा किया और खाना अपने हाथों में दे दिया। आर्यन शर्मा सचमुच भूखा था। उसने नाश्ता लिया और आंटी चेन को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपनी कार गैरेज से बाहर निकाली और उनकी कंपनी की इमारत की ओर तेजी से बढ़ा। आधे घंटे बाद आर्यन शर्मा अपनी कार से एक व्यापारिक जिले में पहुंचे। वह कार को कार्यालय भवन की पार्किंग में ले गया। वह लिफ्ट लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास आया। फ्रंट डेस्क पर खड़ी सुंदर महिला खड़ी हुई और पूछा, नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं कमला शर्मा की तलाश करना चाहता हूँ, आर्यन शर्मा ने उत्तर दिया। फ्रंट डेस्क पर बैठी सुंदर महिला दंग रह गई। कमला शर्मा कौन है? आर्यन शर्मा अवाक रह गया। वह अपने बॉस की पत्नी को भी नहीं जानती थी। उसने महिला की छाती को देखा। क्या यह पौराणिक बड़ी छाती थी? लेकिन कोई मस्तिष्क नहीं था। इस समय एक सुरक्षा गार्ड दौड़कर आया और जल्दी से चिल्लाया, युवा मास्टर आर्यन, तुम यहाँ क्यों हो? आप हैं? आर्यन शर्मा ने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा जो दौड़कर आया। उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आया। हाँ, युवा मास्टर आर्यन, आपके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती है। मैं ओल्ड सन हूँ। सुरक्षा गार्ड अजीब तरह से हंसा। ओह,
मुझे याद है। ओल्ड सन सुरक्षा विभाग के निदेशक आर्यन शर्मा को अंततः वह आदमी याद आ गया। वह मैं हूं। बूढ़ा सूरज कान से कान तक मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने फ्रंट डेस्क पर सुंदर महिला से कहा, लिटिल मेई, यह हमारा लिटिल बॉस वांग है। जल्दी करो और उसका अभिवादन करो। युवा मास्टर आर्यन। फ्रंट डेस्क पर बैठी सुंदर महिला घबरा गई। वह हड़बड़ाहट में बोलती रही, मुझे खेद है, मैंने अभी तुम्हें पहचाना नहीं। यह ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन शर्मा ने हाथ हिलाया। उसने ओल्ड सन से पूछा, ओल्ड सन, क्या मेरी मां कार्यालय आई थी? वह अब कहाँ है? मैडम को बैठक कक्ष में होना चाहिए। सामने वाले कार्यालय से बॉस बाव कुछ लोगों के साथ आए। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के उप महाप्रबंधक जिया नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं। ओल्ड सन ने अपनी आवाज धीमी की और जवाब दिया। बाव जेकिंग। आर्यन शर्मा ने आंखें सिकोड़ लीं। अपने पिछले जन्म में शर्मा परिवार के पतन के बाद यह कमीना बाहर आया और अपने पिता की कंपनी को विभाजित कर दिया। इस जीवन काल में उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके परिवार के संकट में पड़ने से पहले ही वह व्यक्ति बाहर निकल आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी चीजें बदल गई हों। चैप्टर 88 विद्रोह में वृद्धि। वह मूर्ख बाओ जेकिंग वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए पहले ही बाहर आ गया था। कोई बात नहीं, वह आज की पुरानी और नई शिकायतों का बदला लेगा। आर्यन शर्मा की आंखों में एक ठंडी झलक दिखाई दी। वह चेहरे पर कोई भाव लिए बिना सम्मेलन कक्ष की ओर चला गया। युवा मास्टर आर्यन, मेरा इंतजार करो। बाओ जेकिंग काफी लोगों को लेकर आए थे। मुझे वहां तुम्हारे साथ चलने दो। मैं हमारे नंबर में जोड़ने के लिए कुछ लोगों को साथ बुला सकता हूं। बूढ़े सन ने जल्दी से उसका पीछा किया। उसी समय उसने अपने शरीर पर लगा इंटरकॉम उतार दिया और चिल्लाने लगा, नमस्ते चेन एयरगो, चेन एयरगो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ हूँ। बॉस, आपके पास क्या आदेश हैं? इंटरकॉम के दूसरे छोर पर एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति ओल्ड सन की चापलूसी कर रहा था। जल्दी करो और 8वीं मंजिल पर इकट्ठा हो जाओ। हमारा दुश्मन पहले ही हमारे दरवाजे पर आ चुका है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ओल्ड सन गुस्से से चिल्लाया। कौन सा कमीना इतना साहसी है और हमारे आर्यभट्ट में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? मैं तुरंत आऊंगा। इंटरकॉम के दूसरे छोर पर तेज आवाज सुनी जा सकती थी। उन्होंने चेन एयरगो को चिल्लाते हुए पकड़ लिया। काम करने का समय किसी को। फिर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। बूढ़ा सूरज अजीब तरह से हंसा। युवा मास्टर आर्यन, यह मेरा भतीजा है। वह बहुत शिक्षित नहीं है, लेकिन वह साहसी और मेहनती है। आप उनका प्रदर्शन बाद में देख सकते हैं। आर्यन शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ओल्ड सन के साथ लिफ्ट में चला गया और 8वीं मंजिल तक चला गया। उसने अपने आसपास की परिचित लेकिन अपरिचित संरचनाओं को देखा और अपने मन की गहरी यादों के आधार पर बैठक कक्ष की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने अंदर कमला शर्मा की गुस्से भरी आवाज सुनी। जिया गुइरेन, मेरे पति ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब वह मुसीबत में है तो आप कंपनी के शेयरों को जब्त करने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत कैसे कर सकते हैं? श्रीमती वांग, आपको इसे इतना बुरा बताने की जरूरत नहीं है। बॉस वांग वास्तव में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मैं उनका आभारी हूं। हालांकि बेहतर के लिए प्रयास करना मनुष्य के स्वभाव में है। बॉस बाओ महान प्रतिभा और साहसिक दृष्टि वाले व्यक्ति हैं। उनकी कंपनी में अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए जाहिर है मैं उनके साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक हूं। उसके बाद एक आदमी की आवाज सुनी जा सकती थी। वह इतना पाखंडी लग रहा था कि आर्यन शर्मा अनियंत्रित रूप से भौहें सिकोड़ रहा था। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। वह डिप्टी जिया एक अच्छा इंसान लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सड़ा हुआ अंडा होगा, ओल्ड सन ने घृणा के साथ कहा। आर्यन शर्मा ने कुछ नहीं कहा।
बस बैठक कक्ष का दरवाजा धक्का दे दिया। एक पल में सभी ने उसकी ओर देखा। लिटिल टेंग, तुम यहाँ क्यों हो? कमला शर्मा ने आर्यन शर्मा को देखकर आश्चर्य से पूछा। वह थकी हुई लग रही थी। मैंने सुना कि कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने आया हूं। आर्यन शर्मा बैठक कक्ष में चले गए। उसने उन लोगों की ओर देखा जो सफल लोगों की तरह दिखते थे। वे सूट पहने हुए थे और कुर्सियों पर शांति से बैठे थे। लिटिल बॉस वांग, यह वयस्कों के बीच का मामला है। आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक व्यक्ति जो लगभग 40 साल का दिखता था ने कहा। उसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। जिया गुइरेन। आर्यन शर्मा शांति से मुस्कुराया और कमला शर्मा के पास बैठ गया। उसने उसके लिए कुर्सी खींची। माँ, बैठ जाओ। क्या आप खड़े खड़े थक नहीं गए हैं? बोलते समय उसने देखा कि कमला शर्मा के दाहिनी ओर लगभग 20 वर्ष की एक युवती बैठी थी। उसने आश्चर्य से कहा, चचेरे भाई, तुम भी यहाँ हो? छोटा भाई। वाणी शर्मा ने आर्यन शर्मा की ओर सिर हिलाया। जब दादाजी को इस बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आकर देखूं कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं। यह महिला आर्यन शर्मा के चाचा राहुल शर्मा की बेटी थी। उन्होंने एक शीर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी करने के बाद वह विक्रम समूह में शामिल हो गईं, जिसकी स्थापना आर्यन शर्मा के दादा ने की थी। उनकी क्षमताएं उत्कृष्ट थीं और 2 वर्षों के भीतर ही उन्हें कंपनी के उच्च अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त हो गया। वह अब अकेले ही कार्य करने में सक्षम थी। यह स्पष्ट था कि उसके चाचा ने उसे मदद के लिए भेजा था क्योंकि उन्हें उसकी क्षमता पर भरोसा था। जब जिया गुइरेन ने आर्यन शर्मा को उसे अनदेखा करते देखा तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। अतीत में राजेश शर्मा ने उसे आर्यन शर्मा के चंचल कृत्यों के बारे में अक्सर बताया था। वह उनकी बातें तब तक सुनता रहा जब तक उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसके कानों पर कठोरपन बढ़ने वाला है। इस अहंकारी और बेकार व्यक्ति ने वास्तव में उसकी उपेक्षा की। लिटिल बॉस वांग अभी भी वही है। मेरे जैसे बुजुर्ग के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। जिया गुइरेन की आंखों के सामने एक भयावह झलक चमक उठी। उन्होंने कंपनी के अन्य उच्च अधिकारियों के विचारों को प्रभावित करने का मौका लिया। देखो, यह जिंगटेन का भावी उत्तराधिकारी है। वह अपने बड़ों और वरिष्ठों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता। क्या आप अब भी उस पर अपनी उम्मीदें रखेंगे? कंपनी के कई संस्थापक सदस्यों ने थोड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आर्यन शर्मा के बारे में बहुत पहले सुना था। यह ठीक था अगर वह सिर्फ अभिमानी और चंचल था। वह अभी भी युवा था, इसलिए यह समझा जा सकता था कि वह अपने माता पिता के प्यार के कारण स्वेच्छाचारी होगा। उसके परिपक्व होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया तो यह थोड़ा निराशाजनक था। कमला शर्मा और वाणी शर्मा ने जब सभी की प्रतिक्रिया देखी तो चुपके से अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के चेहरों पर असहायता देखी। आर्यन शर्मा के अचानक आगमन ने उन्हें अचंभित कर दिया था। वे पहले से ही नुकसान में थे, लेकिन जिया गुइरेन अब आर्यन शर्मा के चरित्र को मुद्दा बना रही थी। किसी भी छोटी मोटी समस्या को बढ़ाया जा सकता है और कंपनी के संस्थापक सदस्यों के दिलों को प्रभावित किया जा सकता है। वे निष्क्रिय स्थिति में थे। लिटिल बॉस वांग, हम एक बैठक कर रहे हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप पहले जा सकते हैं, एक संस्थापक सदस्य ने दुखी होकर कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि आर्यन शर्मा हंगामा मचा रहा है और उन्हें शर्मिंदा कर रहा है। मुझे क्यों जाना चाहिए? आर्यन शर्मा ने अपने हथियार वाहक ताबूत को जमीन पर रखा और उस पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए उदासीनता से कहा। श्रीमती वांग, ऐसा लगता है कि आपके परिवार की शिक्षा वास्तव में खराब है। हमारा छोटा बॉस वांग अपने शिष्टाचार को नहीं जानता है और अपने बड़ों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाता है।
बॉस वांग की क्षमता सीमित होनी चाहिए क्योंकि वह अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाने में असमर्थ है। इसके अलावा हमारा छोटा बॉस वांग अब युवा नहीं है। अब उसे शिक्षित करने का समय आ गया है। यदि नहीं तो वह निश्चित रूप से भविष्य में परेशानी पैदा करेगा। जिया गुइरेन के पास बैठा मोटा अधेड़ आदमी यह कहते हुए हंस पड़ा। यदि आप ऐसा करना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं उसे आपके लिए ठीक से शिक्षित कर दूं। जिया गुइरेन अचानक हंसने लगा जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। कंपनी के अन्य संस्थापक सदस्यों ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा। उनमें से कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन स्थिति अभी भी अनिश्चित थी। वे अलग दिखना नहीं चाहते थे। बाओ जेकिंग भविष्य में उन्हें निशाना बना सकता है। इस बार बाओ जेकिंग अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। राजेश शर्मा को मुसीबत में था और अब तक उसकी कोई खबर भी नहीं थी। कंपनी खतरे में थी। किसी को नहीं पता था कि कंपनी जीवित रह पाएगी या नहीं। यदि इसे वास्तव में बाओ जेकिंग ने खरीद लिया तो उन्हें उसके अधीन काम करना होगा। अब अलग दिखना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। हालांकि इस समय एक छोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ और बाओ जेकिंग की ओर गुस्से से इशारा किया। बाओ जेकिंग, आप एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। फिर भी जब हमारे बॉस वांग आसपास नहीं हैं, तो आप जिंटेंग पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसकी पत्नी और बेटे को भी धमकाते और अपमानित करते हैं। यह क्या है? बाओ जेकिंग ने उसे उपहासपूर्वक देखा। इससे पहले कि वह बोल पाता, जिया गुइरेन ने पहले अपना मुंह खोला। हाँ, ओल्ड गुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वफादार कुत्ते हो। आप गो मिंगड़ा इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यहाँ तक कि कमला शर्मा जैसी परिष्कृत महिला भी गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा कालिक से ढका हुआ था। जैसे ही वह अपना फ्यूज उड़ाने वाली थी, आर्यन शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से थपथपाया। फिर वह धीरे से खड़ा हो गया। हर कोई उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने अपने सामने संगमरमर की बैठक की मेज पर अपनी हथेली दबाई। उसके शरीर से बल रिसने लगा और उसकी ताकत फूट पड़ी। बूम! पूरी संगमरमर की मेज पर दरारें दिखाई देने लगीं। इसके तुरंत बाद वह सबके सामने जमीन पर बिखर गया। चैप्टर 89 मार्शल योद्धा श्रेष्ठ हैं। संगमरमर की मेज टुकड़ों में बिखर गई और जमीन पर गिर गई। सभी लोग सदमे में पीछे हट गए। वे सभी अचंभित रह गए क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कुछ लोग अपनी कुर्सियों से गिर पड़े, वे बहुत थके हुए लग रहे थे। टूटी संगमरमर की मेज से जिया गुइरेन का पैर टूट गया। वह दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज सुअर जैसी थी। कमला शर्मा और वाणी शर्मा आर्यन शर्मा के पास बैठे थे, इसलिए आर्यन शर्मा ने संगमरमर के सभी टुकड़ों को हटा दिया। उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई। फिर भी उन्हें बहुत बड़ा डर दिया गया। उन्होंने आर्यन शर्मा को बिना सोचे समझे देखा। बाओ जेकिंग और बाकी लोगों का चेहरा पीला पड़ गया था। वे अव्यवस्थित तरीके से जमीन से रेंगकर ऊपर आए। उनके सूट धूल से गंदे थे, लेकिन उनके पास खुद को साफ करने का समय नहीं था। वे सभी आश्चर्य से आर्यन शर्मा को घूर रहे थे। हे भगवान! अंकल, हमारे युवा मास्टर आर्यन की क्षमता को देखिए। उसे हमारी जरूरत नहीं है। चेन एर्गो भी बाकी सुरक्षा गार्डों के साथ जल्दी से वहां पहुंच गया था। वे ओल्डसन के साथ दरवाजे के बाहर खड़े थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर पड़े। आर्यन शर्मा बाओ जेकिंग के सामने चला गया और उसकी ओर देखा। मुझे शिक्षित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? बव्वा, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। बाओ जेकिंग ने अपनी लार निगल ली और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। वह चिल्लाया, जूले! एक मांसल युवक कोने से बाहर निकला और अपनी बड़ी मुट्ठी आर्यन शर्मा पर तान दी। सावधान रहें बेटा, सावधान रहो। कमला शर्मा और वाणी शर्मा के भाव बदल गए।
वे एक ही समय में चिल्लाए, हम्फ। आर्यन शर्मा ने नाक भौं सिकोड़ी। उसने भी अपनी मुट्ठी उठाई और एक आदमी की तरह अपने मुक्के का स्वागत किया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग डर गए। कमला शर्मा और वाणी शर्मा के चेहरे सफेद हो गए। उन्होंने सोचा कि आर्यन शर्मा को चोट लगी है, लेकिन अगले ही पल मांसल युवक के मुंह से पीड़ा की चीख निकली। उसका पूरा शरीर गोल्फ की गेंद की तरह उड़ गया और दीवार से जोर से टकरा गया। उसका हाथ पूरी तरह से विकृत हो गया था। जब बाओ जेकिंग ने यह विभत्स दृश्य देखा तो उसके चेहरे की चर्बी अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकता रहा। आर्यन शर्मा ने उस आदमी की ओर देखा। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। ठीक सामने एक ऊंची इमारत थी। क्या वह आपकी कंपनी है? आर्यन शर्मा ने पूछा। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? बाओ जेकिंग के पैर कमजोर हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। आर्यन शर्मा ने कहा, किसी ने मुझसे कहा कि हम हमेशा कम प्रोफाइल नहीं रख सकते। जब हमारी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का समय आता है तो हमें उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। यदि नहीं तो अन्य लोग आप पर कदम रखेंगे। अतीत में मैं उनकी बातों से सहमत नहीं था। अब मुझे लगता है कि उनके शब्द समझ में आते हैं। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपने पास रखे हथियार वाहक ताबूत को हल्के से थपथपाया। उसने ताबूत से युद्ध तलवार निकाली। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? बाओ जेकिंग लगातार पीछे हटते हुए डर और आश्चर्य से चिल्लाया। आर्यन शर्मा ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। वह फर्श से छत तक की खिड़की के सामने चला गया। अचानक उसके शरीर से एक लाल शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसने लाल गाउन पहना हुआ हो। लाल सेना हवा में भड़क उठी। स्लैश! उसने तलवार लहराई। तलवार की रोशनी ने हवा को आधा काट दिया। खिड़की तुरंत फट गई। लाल तलवार की चमक ने उनके सामने वाली इमारत की दीवारों को काट दिया, जिससे तलवार का एक लंबा और जला हुआ काला निशान रह गया। हर कोई हैरान था। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। मार्शल! मार्शल योद्धा! बाओ जेकिंग का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया था। वह हकलाता रहा और इन दो शब्दों को उगलने से पहले उसने काफी समय बिताया। यह कैसे संभव है? जिया गुइरेन ने अचंभित होकर आर्यन शर्मा की ओर देखा। जब वह अभी अपनी चाल को अंजाम दे रहा था तो उसका दिमाग आर्यन शर्मा के पीछे के दृश्य से भर गया था। वह पूरी तरह से हैरान था। यह चंचल और अहंकारी बच्चा एक मार्शल योद्धा कैसे हो सकता है? वह यह स्वीकार करने में सक्षम नहीं था कि राजेश शर्मागुओ ने हमेशा जिस बेकार बेटे का उल्लेख किया था वह वास्तव में एक मार्शल योद्धा था। यह बहुत व्यंग्यात्मक था। यदि यह बेकार था तो उपयोगी क्या था? एक सामान्य रैंक। कंपनी के सभी संस्थापक सदस्यों के चेहरे पर एक जैसे भाव थे। उनमें से कोई भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि आर्यन शर्मा एक मार्शल योद्धा था। यह बकवास था। आर्यन शर्मा अभी भी बहुत छोटा था। वह एक मार्शल योद्धा कैसे बन सकता था? कमला शर्मा और वाणी शर्मा पहले तो अचंभित रह गए। फिर उसके तुरंत बाद उनके दिलों से अनंत झरनों की तरह खुशियां फूट पड़ी। वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि मार्शल योद्धा बनने का क्या मतलब है। अब जब तक आर्यन शर्मा आसपास थे उनकी कंपनी कभी नहीं गिरेगी। यदि कोई व्यक्ति बुरे इरादे से अपने प्रतिद्वंद्वी की संपत्ति जब्त करना चाहता है तो एक मार्शल योद्धा अपनी क्षमताओं से उसे दबा सकता है। वह दूसरे व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा भी कर सकता था। विजेता निश्चित रूप से मार्शल योद्धा होगा। एक मार्शल योद्धा किसी वैध कारण से किसी की हत्या भी कर सकता है। वे पहले हत्या कर सकते थे और बाद में सूचना दे सकते थे। यह समाज में मार्शल योद्धाओं का पद था। मार्शल योद्धा श्रेष्ठ थे। तलवार के कट को स्पष्ट रूप से देखें।
यदि आप कोई और चाल चलने की हिम्मत करते हैं तो यह तलवार अगली बार आपकी इमारत को नहीं काटेगी, यह आपका शरीर होगा। मुझे नहीं पता कि आप मेरे किसी हमले का सामना करने में सक्षम हैं या नहीं। आर्यन शर्मा ने बाओ जेकिंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा। फिर उसने अपने चारों ओर नजर डाली। अन्य लोगों की ओर देखने से पहले उसकी नजर एक सेकंड के लिए जिया गुइरेन पर पड़ी। हालांकि किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। चाहे आपके विचार कुछ भी हों, शांत रहें और मेरे पिता के वापस आने तक विनम्र बने रहें। एक बार वह वापस आ जाए तो जो लोग जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। आप जिसे भी फॉलो करना चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पूरा बैठक कक्ष एकदम शांत था। जिन लोगों के मन में जाने का विचार था वे पछतावे से अभिभूत थे। यह एक मार्शल योद्धा था। शर्मा परिवार की सुरक्षा में एक मार्शल योद्धा की मौजूदगी के कारण कंपनी के विकास के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय कंपनी के संस्थापक सदस्यों के रूप में उनकी संपत्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अब राजेश शर्मागो के वापस आने के बाद संभवतः बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। जो कोई भी स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और जिनकी मानसिकता दृढ़ नहीं होगी वे वहां नहीं रह पाएंगे। संभावनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कितने मिलियन खो दिए। उनके दिल बहुत दुख हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें एक सैन्य योद्धा का बदला लेना पड़ेगा। उनका अंत राजेश शर्मागो के वापस आने के बाद होने वाले सुधार से भी बदतर होगा। जिया गुइरेन का चेहरा हरा हो गया। वह व्यक्ति था जिसने शर्मा परिवार को सबसे अधिक नाराज किया था। बाओ जेकिंग ने उन्हें कंपनी के 10% शेयर देने का वादा किया था। इसीलिए वह कंपनी के शेयरों को गिराने पर सहमत हो गए ताकि विलय करना आसान हो सके। अब स्थिति को देखते हुए उसने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ था। नई कंपनी में उनके पास कोई शेयर नहीं होगा और आर्यभट्ट में उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी होगी। बहुत जल्द ही उसे राजेश शर्मागो द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और वह बदला भी ले सकता है। वह शायद अब समुद्रनगर में जीवित नहीं रह पाएगा। आर्यन शर्मा ने उन लोगों की उपेक्षा की जिनके विचार अलग थे। वह कमला शर्मा को कमरे से बाहर ले आया और पूछा, माँ, पिताजी को क्या हुआ? आपके पिताजी एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए पड़ोसी प्रांत गए थे। दोनों पक्षों के हितों को लेकर मुद्दा था, इसलिए वह किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हालांकि दूसरे पक्ष ने नियम तोड़ दिए और एक स्थानीय तानाशाह की मदद से आपके पिता को हिरासत में ले लिया। जब तक वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हो जाता वे उसे रिहा नहीं करेंगे, कमला शर्मा ने चिंतित भाव से समझाया। आर्यन शर्मा ने पहले ही एक मार्शल योद्धा की क्षमता प्रदर्शित कर दी थी, इसलिए उसने अब उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं किया। दादाजी ने पहले ही लोगों को मदद के लिए भेज दिया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है, वाणी शर्मा ने बगल में कहा। यह कौन सी परियोजना है? पिताजी इतने मूर्ख क्यों हैं? वह बस उनसे सहमत हो सकता है। हम कुछ पैसे खो सकते हैं, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, आर्यन शर्मा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। इस परियोजना में कुछ गड़बड़ है। इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। वे आपके पिता को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। कमला शर्मा को कुछ बातें पता थीं, लेकिन वह सटीक विवरण नहीं जानती थी। उन्हें आर्यन शर्मा को लगा कि कुछ अजीब है। क्या यह अंदर मौजूद लोगों की कोई योजना थी? हालांकि उनके पिछले जीवन में उन्होंने शर्मा परिवार पर तभी हमला किया जब वह विश्वविद्यालय गए थे। चैप्टर 90 बॉस की गोपनीयता। मैं व्यक्तिगत रूप से यात्रा करूंगा। आर्यन शर्मा का दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अंदर मौजूद लोगों की कोई योजना थी। उसके पिता को हिरासत में लिया गया है और उसे वापस लाना होगा।
क्या कोई समस्या होगी? कमला शर्मा अभी भी थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो माँ, आपने अपने बेटे की क्षमता देखी है। मैंने अभी अपनी क्षमता का 10वां हिस्सा भी जारी नहीं किया। आर्यन शर्मा ने उसे सांत्वना दी। ऐसी स्थिति में सावधान रहें, चोट मत खाओ। एक उसका बेटा था, जबकि दूसरा उसका पति था। वह दोनों को लेकर चिंतित थी, लेकिन अब वह केवल अपने बेटे पर ही भरोसा कर सकती थी। सौभाग्यवश उसका बेटा पहले ही बड़ा हो चुका था। जब घर का खंभा ढह गया, तो वह परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो गया। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे लिए दादाजी के आदमियों से संपर्क करना अधिक सुविधाजनक होगा, वाणी शर्मा ने अचानक कहा। यह सही है, आप एक साथ जा सकते हैं। आप एक दूसरे का भी ख्याल रख सकते हैं। कमला शर्मा ने सिर हिलाया। चूंकि कमला शर्मा पहले ही सहमत हो चुके थे, इसलिए आर्यन शर्मा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे दोनों कार में सवार होकर समुद्रनगर शहर से निकल गए। वे एक्सप्रेसवे में प्रवेश कर पड़ोसी प्रांत के जियांग सिटी की ओर चल पड़े। रास्ते में वाणी शर्मा ने आर्यन शर्मा का आकलन करने के लिए गाड़ी चलाते समय अपनी आंखों के कोने से रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। आर्यन शर्मा इस समय पीछे की सीट पर बैठे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और एक हाथ से आयताकार ताबूत को पकड़ रखा था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। वह बेहद शांत था और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। अब वह सचमुच एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था। चाहे वह उसकी आभा हो या काम करने का उसका तरीका, वे अतीत आर्यन शर्मा से बिल्कुल अलग थे। अतीत में हर कोई बस यही महसूस करता था कि वह चंचल, अज्ञानी, दबंग, अभिमानी है। लेकिन आज जब उसने उसे फिर से देखा, तो उसके प्रदर्शन ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका छोटा चचेरा भाई वास्तव में एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा था। मार्शल योद्धा। अगर दादाजी को पता होता कि उसका युवा चचेरा भाई आर्यन शर्मा एक मार्शल योद्धा है, तो वह इतना खुश होता कि वह सो नहीं पाता। ईमानदारी से कहें तो जब आपको अचानक यह एहसास होता है कि जिस व्यक्ति से आप परिचित थे, जिसे आप साधारण समझते थे, वह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था, तो यह भावना अवर्णनीय थी। इस समय उसे वह दृश्य याद आया जब आर्यन शर्मा ने अपनी तलवार घुमाई थी। उस क्षण हर कोई अचंभित रह गया। सच्ची सत्ता के सामने सारी योजनाएं और चालें बेकार थीं। भविष्य में उनके शर्मा परिवार की रक्षा के लिए एक मार्शल योद्धा होगा। शर्मा परिवार निश्चित रूप से ऊंचे स्थान पर चढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि आर्यन शर्मा अधिक शक्तिशाली होते रहे, तो शर्मा परिवार का भविष्य। वाणी शर्मा ने अपना सिर हिलाया। उसे इतना आगे नहीं सोचना चाहिए। उसे पहले अपने दूसरे चाचा को बचाना चाहिए। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका मार्शल योद्धा चचेरा भाई व्यक्तिगत रूप से आया था। उन्होंने 5 घंटे तक गाड़ी चलाई और अंततः जियान शहर पहुंचे। रास्ते में वाणी शर्मा ने आर्यन शर्मा को बीच में नहीं रोका। उसने पूरी यात्रा गाड़ी से की, इसलिए अब वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। क्या हम पहुंच गए हैं? आर्यन शर्मा को लगा कि कार रुक गई है। उसने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, हाँ। आइए उस व्यक्ति को ढूंढें जिसे दादाजी ने पूरी स्थिति को समझने के लिए पहले बातचीत करने के लिए भेजा था। वाणी शर्मा ने कार को एक होटल के बाहर पार्क किया और आर्यन शर्मा को एक कमरे में ले आया। लगभग 30 वर्ष के एक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। मैनेजर वांग, मुझे स्थिति के बारे में बताओ। वाणी शर्मा सीधे मुद्दे पर आए। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यह काम नहीं कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनसे किन शर्तों का वादा करते हैं, दूसरा पक्ष उसे जाने देने को तैयार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अन्य उद्देश्य थे। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि क्या है? आर्यन शर्मा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। वज्रमुष्टि कबीला। उनके पास 10 से अधिक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य हैं।
किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। उस आदमी ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, उस स्थिति में यदि हम उन्हें पूरी तरह से उखाड़ दें तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना? आर्यन शर्मा ने बेपरवाही से पूछा। यह सही है, आदमी ने सिर हिलाया और जवाब दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। इस युवक का क्या मतलब था? उसने हैरान और हैरान होकर आर्यन शर्मा की ओर देखा। वाणी शर्मा भी आश्चर्य से आर्यन शर्मा को देख रहा था। उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकोगे? क्या उसका चचेरा भाई यही सोच रहा था? यदि उन लोगों को पता चले कि उन्होंने एक सैन्य योद्धा को नाराज कर दिया है तो वे संभवतः पछतावे से अभिभूत हो जाएंगे। दिन में बहुत सारे लोग होते हैं। चलो रात में अभिनय करें। दोपहर के 3 बज चुके थे। वे केवल धीरे धीरे इंतजार कर सकते थे। हालांकि वह जितनी जल्दी हो सके राजेश शर्मागुओं को बचाना चाहता था। आर्यन शर्मा जानता था कि उसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वाणी शर्मा के अनुमान के आधार पर दूसरा पक्ष राजेश शर्मागुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वे उसे अपने बलि का बकरा बनाना चाहते थे। इसलिए वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वाणी शर्मा काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद थक गए थे। उसने एक कमरा बुक किया और आराम किया। शाम को उन तीनों ने रात का खाना खाया और वजरमुश्ती कुल के मुख्यालय जाने से पहले रात 10 बजे तक इंतजार किया। राजेश शर्मागुओं को इस पूरे समय वहीं बंद रखा गया था। वजरमुश्ती कुल का मुख्यालय ज्यादा दूर नहीं था। एक काली सेडान अंधेरे में रुकी और आर्यन शर्मा कार से बाहर निकल गया। यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उन्होंने वाणी शर्मा से बात की और फिर अपने हथियार वाहक ताबूत को वजरमुश्ती कुल के प्रवेश द्वार की ओर ले गए। मैनेजर वांग, क्या यंग मास्टर आर्यन अकेले ही अपने पिता को बचाने की योजना बना रहा है? जो आदमी साथ आया उसे स्थिति समझ में नहीं आई। जब उसने अपने पीछे का दृश्य देखा तो उसे आर्यन शर्मा थोड़ा साहसी लगा। क्या वह ठीक हो जाएगा? दूसरी पार्टी वज्रमुष्टि कबीला थी। उनके पास 10 से अधिक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य थे। यह युवा मास्टर आर्यन एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। वह उन शक्तिशाली उन्नत चरण मार्शल शिष्यों से कैसे निपटने में सक्षम था? देखो और देखो, वाणी शर्मा भी चिंतित थी, लेकिन किसी कारणवश उसे गर्व महसूस हुआ। यह उसका छोटा चचेरा भाई था। वह क्या करेगा? उसके मन में एक सवाल आया। वाणी शर्मा वजरमुश्ती कुल के प्रवेश द्वार को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो अंधेरे में घिरा हुआ था। आर्यन शर्मा प्रवेश द्वार तक गया और बाहर लगे धातु के दरवाजे पर दस्तक दी। यह कौन है? अंदर से एक सतर्क आवाज आई। डिलीवरी मैन। आर्यन शर्मा की आकृति अंधेरे में छिपी हुई थी। तुम किससे मजाक कर रहे हो? रात के इस समय आप क्या डिलीवरी कर सकते हैं? बोलो, तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति को स्पष्टतः उस पर विश्वास नहीं हुआ। भाई, यह आपके बॉस ने ऑर्डर किया है। बॉस ने कुछ आदेश दिया। यह क्या है? व्यक्ति को संदेह था, लेकिन फिर भी उसने पूछा। क्या होगा यदि यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे उनके बॉस ने आदेश दिया था और उसने दरवाजा नहीं खोला? यदि सामान वितरित नहीं किया जाता तो उसका बॉस उत्तर के लिए उसकी तलाश करता। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह निजी है, आर्यन शर्मा ने उत्तर दिया। तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ यह क्या है? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अन्य गुटों द्वारा हमारे वजरमुश्ती कुल के लिए परेशानी पैदा करने के लिए भेजा गया होगा, व्यक्ति ने उपहास किया। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं यह कहूं? कहो। ठीक है, चूंकि तुमने इतनी ईमानदारी से पूछा है, मैं दया दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने ऑर्डर किया। मुझे माचिस की तीली बहुत पसंद है, एक कामोद्दीपक जिसका नाम एक उपन्यास से लिया गया है। क्या? व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया करने में सफल नहीं हुआ। मुझे माचिस की तीली बहुत पसंद है, आर्यन शर्मा चिल्लाया। मुझे माचिस की तीली बहुत पसंद है।
हे भगवान, उस व्यक्ति को कुछ याद आया और वह सदमे में हांफने लगा। उनके बॉस की कामुकता अवर्णनीय थी। अब तुम्हें डर लग रहा है ना? यह आपके बॉस की गोपनीयता है। यदि आप बहुत अधिक जानते हैं तो यह अच्छा नहीं है, आर्यन शर्मा ने धीरे से कहा। रुको भाई, मेरी बात सुनो। आदमी ने जल्दी से दरवाजा खोला और आर्यन शर्मा के सामने भाग गया। वह उत्तेजित था। मैंने अभी कुछ नहीं पूछा और आपने भी कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने पूछा और मैंने उत्तर दिया, आर्यन शर्मा ने ईमानदारी से कहा। दरवाजे से बाहर आया युवक गुस्से से हरा हो गया। अरे यार, क्या तुम ठीक से बोल सकते हो?